अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? कैसी गुजरी आपकी ज़िंदगी? ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें लगता है कि बस अपने आप को ऑटो पे छोड़ दो और गुजर जाएगी ज़िंदगी। कोई भी सब्जेक्ट चूज़ करेंगे तो हाँ भाई हो जाएगी, इस सब्जेक्ट में नहीं एडमिशन मिला तो उसमें हो जाएगा। हम ये पहले सोचते थे जब हम इमैच्योर थे, लेकिन जब मैच्योरिटी आई तो लगा ये कि कोई भी चीज़, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो जॉब, करियर, चाहे बच्चे पालना हो, चाहे एक हाउसवाइफ बनना हो, हर चीज़ के लिए थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। हमें ऐसा लगता है कि अच्छा जी, पढ़ाई जिसमें एडमिशन मिल गया हो जाएगा, कुछ भी पढ़ें, जहाँ करियर की तरफ अल्लाह ताला ने जो सोचा हुआ है हमारे लिए, वो जिस तरफ ले जाएंगे हम वो चले जाएंगे। मतलब ज़िंदगी की जो रो है उसमें बहते चले जाएंगे। ये हम कभी कभार सोचते हैं, मगर फिर हम ये नहीं सोचते कि इन सब अपने आप को ऑटो पे छोड़ने की वजह से हमें कितनी मुश्किलात से गुज़रना पड़ता है। मतलब खाना पकाना नहीं आता और एकदम शादी के बाद सेपरेट रह रहे हैं, बच्चा संभाल रहे हैं, कुछ भी नहीं आ रहा, बाल नोचने को दिल चाहता था कि हो क्या रहा है, ये ज़िंदगी के साथ हो क्या रहा है। पढ़ा लिखा कुछ काम नहीं आ रहा क्योंकि कोई ट्रेनिंग नहीं ली हुई। चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, टप 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 आंसू गिराना शुरू कर दिए। रिश्तों को हैंडल करना नहीं आता, इससे दिल में बोझ, उससे दिल की बुराई। समझ नहीं आ रहा था कि ज़िंदगी का हाल हो क्या गया। अच्छे खासे थे बगैर शादीशुदा ज़िंदगी की, शादी होने के बाद ये ज़िंदगी के अंदर जलजला क्यों आ गया, ये सैलाब क्यों आ गया, ये हर वक्त रोना क्यों आता रहता है? क्यों? इसलिए कि हमें प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली। हमने ज़िंदगी में हर चीज़ के लिए, जैसे अगर हम पढ़ाई डिग्री ले रहे होते हैं तो हम कहाँ नर्सरी से पढ़ाई करते आ रहे होते हैं, हमारी ट्रेनिंग हो रही होती है और तब जाके हम अच्छे नंबर लेकर पास हो पाते हैं। सो फिर उसके बाद की ज़िंदगी के लिए हम अपने आप को ऐसे ऑटो पे क्यों छोड़ देते हैं? हमें हर चीज़ की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और उसकी बेसिक एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बना सकें। सो हम सबकी ट्रेनिंग ले लेते हैं। हम अगर इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आइल्स, हर चीज़ के लिए हमें छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ड्राइविंग के लिए हमें लाइसेंस बनाने के लिए प्रॉपर ड्राइविंग सीखनी पड़ती है। कंप्यूटर ऑपरेशन के लिए बेसिक वर्ड और पता नहीं और कौन कौन से कोर्सेज कर कर हमें प्रॉपर कंप्यूटर हैंडलिंग को सीखना पड़ता है। जब हम बाकी सारी चीज़ें जो शायद ज़िंदगी में उस चीज़ से इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जिसकी ट्रेनिंग ही नहीं लेते हम। यानी कि अगर लड़की जा रही है दूसरे घर तो जो अम्मी को पता है, जो नानी को पता है, दादी को पता है, वो तो वो बता देती है अपने अपने एक्सपीरियंसेस के बिरते पर, या फिर कहती है तुम्हारी ऑब्जर्वेशन तुम्हें सिखाएगी। आप उस घर में जाते हैं, वहाँ ऑब्ज़र्व करते हैं और उसमें ठीक ठाक टाइम लग जाता है और उस टाइम लगने में बहुत सारी चीज़ें ख़राब होती हैं। कभी आपका रिलेशनशिप आपके हस्बैंड से ख़राब हो जाता है, कभी आपका रिलेशनशिप आपकी सास, नंद, देवर, जेठानी, देवरानी, इन सब से ख़राब हो जाता है। कभी आपका रिलेशनशिप अपने आप से ख़राब हो जाता है। आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकती इस दुनिया में, जबकि आप अच्छी खासी डिग्री लेकर आई भी होती हैं, मगर आपको लगता है कि आप बस लूज़र हैं। तो अगर आप ये समझते हैं तो ये आप गलत समझती हैं, क्योंकि इस चीज़ की भी आपको ट्रेनिंग चाहिए। कपड़े बन गए, जेवर बन गए, रिश्ता अच्छी जगह तय हो गया, तो क्यों ना अब इसकी ट्रेनिंग ली जाए। एक छोटा सा कोर्स हम आपको कराते हैं, फिर हम आपको गाइडलाइंस देंगे कि इसकी ट्रेनिंग भरपूर तरीके से कैसे लेनी पड़ेगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे इस सेशन का, इस ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा रहिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज ट्रेनिंग सेशन है जो हम आपको देना चाह रहे हैं। कहते हैं कि बेटी की तरबियत आप अगर अच्छी करते हैं तो एक रिलैक्सेशन होती है कि जो आने वाली जनरेशन है उसको आपकी बेटी ने संभालना है, और बेटी की तरबियत अगर आप अच्छी करेंगी तो वो आगे आने वाले अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करेगी। सो ये एक सर्कल है जो चलता चला आ रहा है। और
फिर सब कहते हैं, अगर हम बेटी की बात करते हैं तो सब कहते हैं कि अच्छा लड़कों की भी तो तरबियत करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। तो वो माँ जिसकी तरबियत आप करेंगी वही तो करेगी ना अपने बेटों की तरबियत भी। सो इसीलिए ये सारा एक पूरा राउंड चलता आ रहा है और इसकी ट्रेनिंग के लिए बेसिकली आज ये सेशन, ये पूरा सेट लगाया गया है। आज के जो मेरे एक्सपर्ट्स मेरे पास यहाँ मौजूद हैं, सेलिब्रिटी एक्सपर्ट जो हैं वो सबा फैसल हैं। सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? हमेशा की तरह बहुत अच्छी, बहुत फ्रेश और ज़िंदगी के जो सारे एक्सपीरियंसेस हैं उनको लेकर, उनकी ट्रेनिंग्स लेकर आप यहाँ तक पहुँची हैं कि हम आपसे कुछ सवाल जवाब कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपके घर में बेटी भी है, बहू भी है। Yes. आप खुद बेटी बहू सारी चीज़ें आपने जिम्मेदारी निभाई है, तो जाहिर है बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जो आपको हैं उनसे हम चाहते हैं कि आप कुछ फ़ायदे उन ख़वातीन को भी पहुँचवा दें। फिर हमारे पास मौजूद हैं यहाँ डॉक्टर नौशीन शहजाद जो कि कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। सो आपकी एक्सपर्टी मदद से, आपके पॉइंट से शायद किसी की ज़िंदगी थोड़ी आसान हो सके, यकीनन, है ना? जी। और फिर हमारे पास शाजिया रहमान जो कि एक मैच मेकर हैं। दो लोग जिनकी शायद अल्लाह ताला ने उधर बनाई है जोड़ी, वो अल्लाह ताला वसीला बनाते हैं इनको और ये यहाँ अर्थ पे बनाती हैं जोड़ियाँ। सो आज ये इन तीनों का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा है जो आपके इस ट्रेनिंग सेशन में आसानियाँ पैदा करेंगे। हम शुरू करते हैं बचपन से। हम आज क्योंकि बेटियों की बात करें, लड़कियों की बात करें, एक दिन हम बेटों का सेशन भी करेंगे, लेकिन आज हम बेटियों की बात करें। सो हम आज उन्हीं को फोकस करेंगे। अगर हम वहाँ से शुरू करें, इस स्टेज को हम डिवीज़न डिवाइड कर देते हैं अलग अलग स्टेज पे, कि आपके घर बेटी पैदा हुई है, अब उसकी तरबियत समझे पैदाइश के बाद से ही, जब उसको थोड़ी बहुत समझबूझ होती है वहीं से शुरू हो गई है। सो चलें हम पहले एज मदर आपसे शुरू करते कि आप अपनी बेटी की तरबियत में उस वक्त आप ज़ाहिर यंग भी थी, आहिस्ता आहिस्ता आपने क्या सीखा, तो वो कुछ हमसे शेयर करें। देखें निदा, अभी आपने कहा कि हम लड़कों के लिए भी सेशन करेंगे। एक्चुअली लड़कों की तरबियत हो या लड़कियों की, पीछे जो मेन सोर्स है वो फिर माँ ही है और औरत ही है। उसी ने ही करनी है तरबियत। एक अच्छा बेटा और एक अच्छी बेटी की तरबियत माँ ने ही करनी है। तो मैं अगर अपनी बात करूं या पहले कुछ साल पहले तक की, 30 साल पहले तक की बात करें, तो हम लोगों को शायद इतनी मुश्किल पेश नहीं आई। लेकिन मेरा जो तजुर्बा है वो ये है कि तब हम लोग वैल्यूज़ को लेकर बहुत चलते थे। हमारी अम्मी ने हमें जो सिखाया बताया, उन्होंने उतना ही हिस्सा हमारे बच्चों की तरबियत में अपना भी डाला। तो मैं तो मम्मी को देखा करती थी, मम्मी जिस तरह से सादिया को ट्रीट करती थी, मैं तब भी काम ही कर रही थी। और मम्मी सादिया के, मुझे याद है कि उसका कोई कान का कोई ऑपरेशन हुआ था और उसने कहा कि मुझे मम्मा घर नहीं रहना, मैं नानों के पास जाकर रहूँगी, क्योंकि नानी के घर की एक कशिश होती है। मैंने कहा ठीक है। अब वो जब वहाँ से आई, उसने कहा अम्मा जिस तरह से नानों ने मेरी फ्रेंड्स की देखभाल की, मेरी फ्रेंड्स को खाने खिलाए, मुझे लग ही नहीं रहा था वो मेरी नानों है, मुझे लग रहा था मेरी फ्रेंड है। तो नानों ने बहुत, तो मैंने अपनी अम्मी को बहुत देखा। तो ये चीज़ें जो हैं, ये आजकल की माएँ समझती हैं कि सिर्फ हम तरबियत करेंगे, नहीं, हमने अपने बच्चों की तरबियत में उनकी फूफियों का भी हिस्सा डाला, उनकी दादी का भी हिस्सा डाला, उनकी नानी का भी हिस्सा डाला, खालाओं का भी हिस्सा डाला। तो मुझे लगता है कि आजकल जो लैक करता है ना, वो ये कि माएँ समझती हैं कि हम अपने बच्चों की तरबियत बहुत अच्छे से कर सकेंगे, कोई राइट लेफ़्ट नहीं भी होगा तो हम अच्छे से लेकर चल सकेंगे। नहीं, आप एक मुआशरे के लिए एक बेहतरीन इंसान नहीं बना सकते, चाहे वो बेटी है चाहे बेटा है, जब तक कि उनको रिश्तों की गिरफ्त में ना रखें। तो आजकल मुझे लगता है कि ये चीज़ लैक करती है और हमने इस चीज़ को बहुत अच्छे से बच्चों के साथ एक ख़ानदान और रिश्तों की भीड़ को लेकर चले,
तो बच्चियों ने भी ससुराल में और बड़े होकर मेरी बेटी उस भीड़ में ही चल रही है, क्योंकि उस भीड़ में जैसे आप अपने बच्चे की तरबियत कर सकते हैं, अकेले में कभी नहीं कर सकते। किसी के कुछ मूड हैं, किसी के कुछ मूड हैं, किसी का लाइफस्टाइल कुछ है, कोई किस तरह की बात कर रहा है, कोई किस तरह की बात कर रहा है, एक बात उसके फेवर में कर रहा है, दूसरा नफ़ी में कर रहा है। तो आपके पास मुशाहिदा करने के लिए एक दिमाग ऐसा तैयार हो जाता है जो कि फिर एक जब आप एक मुआशरे को तख्लीक करती हैं, जब आप माँ बनती हैं, तो आप में ना वो सारी चीज़ें जो है ना वो शामिल होती हैं। हाँ, वो जज्ब हुई भी वो होती हैं, जज्ब हुई भी क्योंकि होती आपके इर्द गिर्द हो रहा होता है जी। तो आप उससे जो जो चीज़ें आपको पिक करनी है आप पिक कर रहे होते पिक कर रहे होते। तो मैंने अपनी बेटी की तरबियत अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे की कि वो इस वक्त एक कामयाब बहू भी है, कामयाब माँ भी है। मतलब मैं नहीं कहती हूँ, माएँ तो कहती हैं, अपने बच्चों की तारीफ़ करती हैं, लेकिन दुनिया कहती है काम को भी लेकर आप अपने आप को देखें, कितना हार्ड वर्क है यार। इतना सुबह उठ के रोज़ आना कितना मुश्किल काम है। बच्चों को पढ़ा रही हैं, बच्चों को बाहर भेज रही हैं, फ़ोन पे रब्ता, ट्रैवलिंग कर रही हैं, शौहर को देख रही हैं। मैं देखती हूँ हर इवेंट में आप शामिल होती हैं, तो ये आपकी अम्मी की ट्रेनिंग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि माँओं की ट्रेनिंग बेटियों के लिए और बेटों के लिए इक्वल होनी चाहिए। लोग कहते हैं बेटों की तरबियत पर तवज्जो दें, नहीं, बेटियों की तरबियत पर ज़्यादा तवज्जो देनी है, क्योंकि उसने एक ख़ानदान तख्लीक करना है। तो अच्छा, अब अगर मैं आपके पास आती हूँ प्रोफेशनल, जिस तरह आप ट्रेन करी होती हैं बच्चियों को, तो अगर हम शुरू करते हैं उनके पैदाइश के बाद से, जब थोड़ा शऊर आए, उस स्टेज से हम शुरुआत करें। ठीक, देखिए इन्होंने तो दरिया को कूज़े में बंद करके सबा ने बड़े अच्छे तरीके से बता दी सारी बात। तो अगर हम उसको लेके चलें बारीकी के साथ, तो आप ये समझ लीजिए कि पुराने मुहावरे बड़े दुरुस्त होते थे। एक मुहावरा था कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज़ अ चाइल्ड। तो आपको जो है वो एक पूरी कम्युनिटी चाहिए बच्चे को बड़ा करने में। और स्पेशली कहा जाता है कि अगर आप एक गर्ल चाइल्ड को एजुकेट करें तो आप एक पूरी फैमिली को कर रहे होते हैं। अगर आप एक बॉय चाइल्ड को एजुकेट करें तो एक फ़र्द को कर रहे होते हैं। लड़कियों में आप देखिए वैसे ही एक आदत होती है ज़्यादा बात करने की, तफसील से बात समझाने की, छोटे उम्र से ही। आप स्कूल में भी देख लीजिए तो प्री नर्सरी में बच्चियां जल्दी वर्बल हो जाती हैं, दे स्टार्ट टॉकिंग, उनको स्पीच के मसाइल कम आते हैं। लड़कों को आजकल स्पीच के मसाइल बहुत आ रहे हैं। तो आज हम बात शुरू क्यों करना चाह रहे हैं, छुटपटे से, ठीक है। अभी बच्चा पालने से निकला नहीं और हम कह रहे हैं कि इसकी तरबियत शुरू कर, राइट। हाँ, बहुत ज़रूरी है कि उस वक्त आप उसको खाना खिलाएं, सही उसको दूध पिलाएं, उसके टेम्परेचर का ख्याल रखें, मगर सबसे ज़्यादा आप ये ख्याल रखें कि आपने उसको मोबाइल नहीं देना, ठीक है। वो जो मोबाइल देने का ट्रेंड आया ना पिछले 10-12 साल में, तो हमारी जनरेशन चेंज हो गई। तो जो टीनेजर बना करता था 12, 13 और 14 साल की उम्र में, वो बन रहा है 4, 5 और 6 साल की उम्र में। तो इसलिए हमने बचपन से जिक्र किया तरबियत का। अगर मैं शुरू ही करती बात 14 साल की उम्र में, तो बच्ची का तो जो अल्लाह ना करे बेड़ा गर्क होना था वो हो चुका, ठीक। तो आपने मोबाइल देना ही नहीं और बच्चे के पास बैठ के मोबाइल इस्तेमाल ही नहीं करना, और आपने वाईफाई बंद कर देना है जब बच्चा आपका पास हो, छोटा हो, ठीक है ना। पहली तो बचपन से ये तरबियत है। अदरवाइज़ हमारे ब्रेन्स चेंज हो रहे हैं बच्चों के, हमारे पूरी ह्यूमैनिटी चेंज हो रही है। वो क्रूअल बन रहे हैं, उनमें एम्पैथी कम हो रही है, वो सेल्फिश बन रहे हैं। तो ये 3 क्वालिटीज़ तो कितनी अच्छी क्वालिटीज़ हैं लड़कों लड़कियों दोनों के लिए, और लड़कियों ख़ास तौर पे, क्योंकि लड़कियां हमदर्द गिनी जाती हैं, मोहब्बत करने वाली गिनी जाती हैं। और अगर उनमें हम वो क्वालिटीज़ ख़त्म कर देंगे तो फिर इंसान में क्या बचा, फिर तो रोबोट ही हो गए ना, ठीक। तो बचपने से तो आपने बिल्कुल मोबाइल से दूर रखना है, ठीक है। उसके बाद आपने बाहर के खाने नहीं खिलाने। बाहर के खाने खिलाने से बच्चियों के अंदर हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जो आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं अगर पहुंचा दूं किसी को, तो मैं समझूंगी कि कार खैर है, बल्कि सदका जारिया है, ठीक। कि घर का बना हुआ खाना, देखिए हम 4 साल की उम्र में कहते हैं नहीं हमारा बच्चा तो बस यही खाता है, कोई और चीज़ खाता ही नहीं, बस इसको तो नगेट ही पसंद है। तो भाई आप पहली दफ़ा उसको चखाया किसने, ठीक है। वो तो दूध पीने वाला बच्चा था, उसके तो दांत ही वैसे बने हुए थे, उसके तो सब चीज़ें यूं ही बनी हैं
कि वो घर की चीज़ खाने को बनाए। ठीक, आप उसको रोटी पकड़ाएं, वो भी घर की बनी हुई, खुद आटा गूंधा हुआ। ठीक, अच्छा, खुद आटा गूंधा मैं क्यों कह रही हूँ, इतना सा आटा गूंदना माँ को आना चाहिए, माँ की मोहब्बत उसमें शामिल होती है। ये सब चीज़ें देवमालाई नहीं है, साइंटिफिक तहकीक से सामने आई। ठीक है, मैं उस तहकीक में नहीं जाऊंगी, आपका प्रोग्राम साइंसी प्रोग्राम बन जाएगा, मगर मैं ये बता रही हूँ कि ये कतई देवमालाई चीज़ें नहीं है। माँ जितना वक्त बच्चे के साथ स्पेंड करती है उसका ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है और मोहब्बत बढ़ती है। आज बच्चे में मोहब्बत क्यों नहीं है? ठीक, बच्चे और माँ में मोहब्बत क्यों नहीं है? माँ का दिल चाहता है कोई मेरा बच्चा पकड़ ले 2 मिनट, आप ये बहुत सुनती होंगी। ठीक, थोड़ी देर के लिए पकड़ ले, मैंने चिल करना है। वो चिल क्या है? वो चिल ये है कि मैं किसी ह्यूमन बीइंग से कनेक्शन ना करूं। मैं हूं और मेरा एक ऑब्जेक्ट है, मोबाइल वो है, और या कोई ऑब्जेक्ट है मगर इंसान नहीं है। तो जब आप इंसान के साथ ताल्लुक़, और छोटा बच्चा तो आपकी अटेंशन चाहता है, मगर मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ अरसा चाहता है, उसके बाद बेहिस हो जाता है मासूम। ठीक, तो बच्चों को बेहिस ना बनाइए। और अगर जैसे आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगी, दादी कह रही हैं, फूफी कह रही हैं, खाला कह रही हैं, बच्चे को पकड़ाओ, मेरे पास लाओ, बच्चा मुख्तलिफ हाथ जब देखता है शफ़क़त वाले, तो उसके बीच में तरह तरह के जज्बात आते हैं, और उसके बीच में अच्छे जज्बात आते हैं लोगों से मिलने वाले। ठीक, अब देखिए उस बच्ची का कोई कसूर नहीं है, जिसको सिर्फ माँ ने पाला, उसके बाद उसको गैजेट्स पे पाला, फिर उसकी शादी कर दी, वो क्यों कर लोगों से बात करे? उसको तो लोगों की आंखों में देख के घबराहट हो रही है। ठीक है, वो तो आंखों से आपकी सोल झांकती है ना आपकी, तो वो उसको पसंद है 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, क्योंकि 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट आपकी स्क्रीन पे आता है। हम तो 3 डायमेंशनल है, बल्कि 4-5 डायमेंशनल है ह्यूमन बींग्स, तो उसको 2 डायमेंशन की आदत पड़ गई। जो बच्चा ज़्यादा किताबी कीड़ा होता है, पुराने ज़माने में उसको भी मना किया जाता था कि ये सिर्फ सफ़ात की हद तक ज़िंदगी नहीं गुजरती, ज़िंदगी इंसानों के साथ रहने से गुजरती है। इतनी थेरेपीज़ हमने पढ़ी, इतनी थ्योरीज़ पढ़ी, समझे 12-15 साल लग गए एमफिल करते, पीएचडी करते, कितना टाइम लग गया। पर जब रियल असल पेशेंट आपके सामने आता है और वो वही सिम्टम्स शो कर रहा होता है जो किताब में लिखे थे, कि बैठे बिठाए वो बंदा एक और ट्रांस में चला जाएगा। फ़र्ज़ कीजिए वो आपसे बात कर रहा है और कह रहा है कि जी डॉक्टर साहब मैं ठीक हूँ, और फिर अचानक वो बच्चे वाली आवाज़ निकाल लेता है और वो बदल जाता है, और अब वो है ही नहीं जो पेशेंट आया था, वो बदल गया। अब आपके तो रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए कि ये क्या हो रहा है। आम तौर पे अब लोग कहेंगे इस पे जिन आ गया, और हमारे पास लाया भी इसीलिए जाता है कि इस पे कभी भी जिन आ जाता है और इसकी आवाज़ बदल जाती है और अतवार बदल जाते हैं। ठीक है, तो अच्छा, अब वो चीज़ आपके सामने जब लाइव आती है और किताब में पढ़ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, तो इसी तरह जो छोटा बच्चा है, ये तो मैंने ज़िमनी बात कर दी, जो छोटा बच्चा है जब वो इंसानों में पलता है तो उसके एंटेना स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो कहता है अच्छा अगर माथे पे बल है तो मतलब अम्मी खफा है, अगर ये लिप्स ऊपर को हैं यूँ, अच्छा अम्मी खुश है। ठीक है, और अगर अम्मी मुझे यूँ घूर रही हैं तो सख्त नाराज़ है। वो खुद अपना इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करता है। आजकल हम AI पे जोर दे रहे हैं, हमें EI पे जोर भी देना चाहिए। वेल सेड। शुक्रिया। सो बिल्कुल, हमने एक स्टेज कवर किया जी। अब हम आपकी तरफ आते हैं। पालना हमने कवर कर लिया। अभी हमने पालना कवर किया है और हम छलांग लगा के अब पहुंच गए हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आप जोड़े जहाँ ज़मीन पे बनवाती हैं, इधर से उधर आपको लगता है कि अच्छा ये एक दूसरे के लिए बने, तो आप 2 फैमिलीज़ को मिलवाती हैं कि भाई देख लें आप लोग। सो अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आजकल बच्चियों की ख्वाब क्या हैं, डिमांड्स क्या हैं, कि उनको अपना जो हम सफ़र है वो किस तरह का चाहिए, सो वो शायद आप बेहतर तरीके से हमें बता सकते हैं। अच्छा, मैं डॉक्टर नौशीन की बात से आगे चलूँगी कि जो फ़ोन की हम बात कर रहे थे कि बचपन में फ़ोन नहीं थे, वो अगर बचपन में फ़ोन दिया होता है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स कहाँ तक जाते हैं। जब शादी के लिए कोई चीज़ या रिश्ते के लिए किसी की मदर इंटरेस्टेड होती हैं या अपने मिलने जुलने वालों में कहना स्टार्ट करती हैं, या लोग बच्चियों को देख के कहते हैं कि अब क्या इरादा है, तो वो जो एक एज होती है उसमें वो जब बचपन वाला जो हमारा एक एज होती है लाइक 8 ईयर्स 12 ईयर्स, क्योंकि अब हम जल्दी टीनेज की तरफ आ रहे हैं, तो बच्चियों के हाथ में जितना मोबाइल होता है कि वो हर वक्त फ़ोन पे होती है, वो सेल्फ़ी होती है।
अब जब हमारे पास पिक्चर्स आती हैं तो वो बहुत फिल्टर्ड पिक्चर्स होती हैं, उसमें कोई भी एक सिंपल पिक्चर आपको नहीं मिलती। बार बार रिक्वेस्ट करने पे भी ये बात होती है कि नहीं जी मेरी बेटी तो ऐसी है। अब जब आप फैमिली को भेजते हैं, वो पिक्चर देख के जाते हैं तो वो बहुत डिसअपॉइंट होते हैं, फिर आप कहते हैं कि जी लड़के वालों के नखरे। दूसरी बात क्या, एक प्रॉब्लम फ़ोन के यूजेज से आता है कि जी आजकल क्योंकि सोशल मीडिया और इतना डेवलप्ड है, चीज़ें इतनी फास्ट हैं कि लोग फ़ौरन गूगल कर लेते हैं, ट्विटर कर लेते हैं, लिंक्डइन कर लेते हैं। जिस बच्ची की दूसरी पिक्चर देने को फैमिली आमादा नहीं होती है कि हमारी परमिशन के बाद दीजिएगा, वो बच्ची टिकटॉक पे मौजूद है। मेरे साथ रिसेंटली एक वाक़या है, बच्ची डॉक्टर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत प्यारी, उसका नाम भी इतना डिफरेंट था, मैं नाम नहीं लूँगी ऑब्वियसली, कि उन लोगों ने जब उसको गूगल किया तो उनके बेटे ने कहा कि मुझे टिकटॉकर बच्ची नहीं चाहिए। और मतलब जब हम उनके घर गए थे तो पहनना, ओढ़ना, बैठना, तरीके अतवार इतने अच्छे ख़ानदानी वो थे। आप यकीन करें, अब मेरे पास प्रोफाइल्स में लिखा हुआ आता है निदा के वी डोंट नीड टिकटॉकर्स। तो वो जो मोबाइल का एक कनेक्शन हमारी ज़िंदगी में पिक्चर फ़िल्टर करने से लेके आ गया। दूसरा क्या होता है कि जब बच्चियाँ रिश्ते के लिए लोग आए हुए होते हैं, बात कर रही होती हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो तब भी फ़ोन पे होती हैं। उनका जो इंटरेस्ट लेवल होता है वो आपके साथ, वही वाली बात है कि कनेक्शन नहीं है मेरा आपके साथ, मैं अपने फ़ोन में हूँ। अगर मुझे कोई लड़का या फैमिली पसंद नहीं आई तो मैं वहीं डिस्कनेक्ट कर लूँगी ख़ुद को। मैं एक अलग उसमें चली जाऊँगी और मैं अपना ये इम्प्रेशन बहुत क्लियर दे दूँगी बगैर माँ बाप की नाराज़गी के या किसी के डॉक्टर नौशीन की बात कि जी मैं तो नहीं इंटरेस्टेड हूँ, ये तो वो चीज़ नहीं निकली, वो पैकेज एग्जैक्टली जो मैं सोच रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि लड़के और लड़के की फैमिली अब कहीं ज़्यादा मैच्योर और प्रैक्टिकल हो गई है। लड़कियां क्योंकि माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा एजुकेशन की साइड पे बहुत एजुकेटेड हो गई हैं, अवेयरनेस बहुत आ गई है, इंडिपेंडेंट हो गई हैं, तो उसके हमारे पास डिसएडवांटेजेस भी आ रहे हैं। यंग एज में अगर पेरेंट्स ने ये बात कानों में नहीं डाली होती है कि जी आपकी शादी होनी है या आपने दूसरे घर जाना है, कुछ जगहों पे तो इतनी ज़्यादा डाली जाती है कि बच्ची पढ़ने को भी तैयार नहीं होती है। वो कहती है मेरी तो शादी हो जानी है, वो कज़न से कहती है मेरी तो शादी हो जानी है, मेरे तो रिश्ते आ जाने। तो वो इतना ज़्यादा माओ ने उसको फैंटेसी में डाला हुआ होता है, वो उस जोन में होती है, फोकस ही नहीं करती पढ़ाई पे। वो कहती है मेरे तो आज नहीं तो कल मेरी अम्मी ने मेरा ये जहर जमा कर लिया, मेरा तो फ्यूचर सेफ है, मैं तो बाहर जाऊँगी, मैं तो ये करूँगी, वो होगा। और जो बच्चियाँ बहुत ज़्यादा पढ़ रही होती हैं उनका भी दूसरी तरफ प्रॉब्लम ये होता है कि वो बहुत इंट्रोवर्ट हो चुकी होती हैं। वो एक होता है कि जी हमारी बच्ची पढ़ी है, वो तो किचन में नहीं जाएगी, वो अपने रूम में जाएगी, ना वो किसी फैमिली फंक्शंस में लाइक मेडिकल की पढ़ाई की अगर हम बात करें, इतना ज़रूरी है लोगों से कनेक्ट करना। वही वाली बात, कम्युनिटी के साथ रहना, क्योंकि अगर आप पीपल्स पर्सन हैं तो आप हर जगह बहुत आराम से एडजस्ट अपनी जगह बना लेते हैं, रो में बह जाते हैं ना, मतलब लाइक पानी की तरह हो जाए। बिल्कुल। वरना अगर आप बहुत इंट्रोवर्ट है तो आप बर्दाश्त, आप जितने भी जीनियस हैं, आपकी जितनी भी एजुकेशनल अचीवमेंट्स हैं या आपकी प्रोफेशनल है, ससुराल वाले या शोहर को वो उन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। उसका ये होता है कि अच्छा जी तुमने जो लोग आए थे या गेस्ट आए थे उनसे कैसे बात की, बिल्कुल उनको किस तरह से इंटरटेन हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं। फिर जैसे हमने आपको कहा कि आज का ये सेशन अगर आप ले लेंगे तो बहुत सारी चीज़ों की पिक्चर जो है, जो धुंधली हुई है, वो आपको नुमाया हो जाएगी। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज हम एक ट्रेनिंग सेशन आपके लिए लेकर आए हैं कि आप अपनी बेटियों की तरबियत बचपन से ही कैसे करें। सो वो मुश्किलात जो एज माँ आपको अब फेस करनी पड़ रही हैं या आपको आगे जाके फेस करनी पड़ेंगी, शायद ना करनी पड़े, तो एक छोटा सा सेशन आपके लिए। तो मेरे साथ यहाँ एक पैनल मौजूद है और कुछ बच्चियाँ भी हैं जो जिनकी आने वाली ज़िंदगी में उनको कुछ खौफ, कुछ डर है। चले एक खौफ और डर ले लेते हैं, इनसे पूछ लेते हैं, फिर उसका हल निकालते हैं और फिर नेक्स्ट स्टेज पे भी जाते हैं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मैं और अहमद जो है हम साथ ऑफिस में जॉब करते थे साथ अच्छा, में। तो जिनसे आपकी शादी होने वाली। तो हमने वहीं एक दूसरे को पसंद किया। अब ये था कि उन्होंने अपनी फैमिली को बहुत मुश्किल से मनाया, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आई हैं, लेकिन उन्होंने मना लिया। अब मना लिया, अब ये है कि अब जो हमारे घर में आना जाना स्टार्ट हुआ ससुराल वालों का, 3 मेरी नंदें हैं, एक उसमें से जो मैरिड हैं, 2 अनमैरिड हैं।
अब वो जो सास हैं वो जब आते हैं घर में, कुछ भी रस्में वगैरह हो रही हैं तो उसमें वो टॉन्ट्स मार रहे हैं, टॉन्ट्स वगैरह कि भाई अगर मैं अपनी पसंद से शादी करवाती तो वो लड़की जो है गोरी होती या रंग साफ़ होता, मतलब वो इस तरीके के टॉन्ट्स। और उनका जो रवैया है, चेहरे के तासुरात, वो ये बताते हैं कि मतलब या तो ये खुश नहीं है, और नंदों का और सास का यही रवैया है। अब मैं खुश तो बहुत हूँ कि मेरी शादी हो रही है, लव मैरिज हो रही है, पसंद की शादी है, अहमद भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन बात यही है कि बस मुझे डर है, कंफ्यूज हूँ कि वहाँ ससुराल में मेरे लिए एडजस्ट करना कितना मुश्किल होगा, क्या रवैये होंगे ससुराल वालों के मेरे साथ। तो इस चीज़ से ये जो डर है ना, मुझे ये अंदर ही अंदर जो है, मैं खुश तो हूँ बट डर भी है मुझे। हाँ, ये मिली जुली कैफियत इसके अंदर है दिल में। तो आपसे शुरू करूँ, कुछ आप उसको टिप देना चाहेंगे? देखें, अभी आपके जो फियांसी हैं वो खुश हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो बेटे होते हैं ना, मैंने बहुत कम देखा है कि बेटे जो हैं वो शादी के बाद बदल जाएं। खैर वो होता भी है, लेकिन वो माओं की पसंद को लेकर ही चल रहे होते हैं। अभी तो उन्हें एक मोहब्बत नज़र आ रही है ना, एक टेम्परेरी सा वो फेज़ नज़र आ रहा है। शादी के बाद ये वो लड्डू हैं जो खाए वो भी पछताए, जो नहीं खाए वो भी पछताए। तो बाद में शादी के बाद और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मुझे लगता है कि आपको इन चीज़ों को सॉल्व करते हुए, क्योंकि देखें शादी मियाँ बीवी की दो लोगों का बंधन नहीं है, ये दो ख़ानदानों का बंधन है। ये यूरोप के जो रिवाज है ना, वो वहाँ के लिए हैं। यहाँ हमारे यहाँ के रिवाज नहीं है। यहाँ दो ख़ानदानों की शादी होती है, और जब तक दो ख़ानदानों में एकता नहीं होगा तो शादी के बाद लड़की को भी सफ़र करना पड़ेगा। सिर्फ लड़की को नहीं, लड़के को भी करना पड़ता है। लड़के को बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, क्योंकि अभी वो आपकी मोहब्बत के हाथों मजबूर हैं। लेकिन जिनके साथ उन्होंने बचपन गुजारा, अच्छा वो नेगेटिव हैं, वो आपको नहीं पसंद कर रही, उन्हें कोई और पसंद है, वो एक अलग बात है। नेगेटिव हैं या पॉजिटिव थिंकिंग है उनकी, वो एक अलग बात है। लेकिन आपको बाद में, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी मुश्किल, आपको अभी बड़े सुहाने सपने लग रहे हैं ना, बाद में मुश्किल पेश आएगी, अनटिल अनलेस के लड़का आपको लेकर बिल्कुल अलहदा हो जाए और वो अपने माँ बाप से ना मिले कि भाई आप मेरी बीवी को नहीं पसंद करते तो मुझे भी नहीं। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, जो लड़का अपने माँ बहन भाई इनको छोड़ सकता है ना, वो ज़िंदगी के किसी स्टेज पर आपको भी छोड़ सकता है। इसलिए ये जो एक खुलूस और मुखलिस होना किसी भी रिश्ते के साथ, वो आपको ज़्यादा खुश होना चाहिए कि मेरा होने वाला शौहर अगर अपनी माँ और बहन के साथ मुखलिस है ना, तो ये कल को मेरे साथ और बच्चों के साथ भी मुखलिस होगा। बच्चों के साथ तो होते ही हैं, मेरे साथ भी मुखलिस होगा। लेकिन ज़ाहिर है कि अगर वो आपके होने वाले शौहर आपको कोई कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, तो मे बी वो अपनी बहन माँ को राज़ी कर सकें, उनके मूड सही कर सकें। तो ये लड़के पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी। शादी जो है ना, कहते हैं लड़की आती है दूसरे घर में, लेकिन लड़के पर उसके कंधे जो है ना, वो अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो जवानी में झुक जाते हैं। और माँओं के लिए बहुत तकलीफ़ दे ये चीज़ होती है, चाहे माएँ नेगेटिव हैं चाहे माएँ पॉजिटिव हैं, उनके लिए तकलीफ़ दे होती है। तो ये अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप शादी के बाद इस चीज़ को बैलेंस लेकर चलें और अपने शौहर को कहें कि भाई वो आपकी माँ बहन है, आप उनकी भी सुने मेरी भी सुने। एक तरफ खींचेंगी ना तो मर्द कभी भी नहीं खींचता। ये मैं आपको बता दूं, बहुत कम होंगे जो खिंच के सिर्फ बीवियों की तरफ हो जाते हैं। उनके अंदर कहीं ना कहीं कसक रहती है पालने वालों की और साथ पलने वाले बहन भाइयों की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इनको क्या कहना? जी, मैं इनकी बात, इन्होंने तो एक राज बता दिया कि जो शौहर, जो मर्द अपनी बीवी के साथ हम देखना चाहते हैं सिंसियर है, वो ये लिटमस टेस्ट है। हाँ, कि वो अपनी अम्मी और बहन के साथ है। बिल्कुल ठीक है, ये लिटमस टेस्ट इन्होंने बता दिया। तो ये सब लड़कियों को यूज़ करना चाहिए कि वो कितनी लकी हैं कि उनका फियांसे अपनी अम्मी को पानी का ग्लास पेश कर रहा है, उनको कह रहे हैं अम्मी यहाँ बैठ जाएं। तो ये बहुत लकी बात है। इसका मतलब है कि वो किसी न किसी स्टेज पे अपनी वाइफ को भी इसी तरह रिस्पेक्ट देगा। पहली बात तो ये है, ट्रेडिशनली कल्चरली और पूरी दुनिया में यही देखा गया।
सूरज आज क्यों निकलेगा, क्योंकि कल भी निकला था। तो ये हमें एविडेंस मिलता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप एक लिहाज से लकी हैं कि आपको पहले ही पता चल गया कि यहाँ मूड्स क्या हैं, मूड स्विंग्स हैं, ठीक है, तो आपको पहले ही पता चल गया। अगर आपको बाद में पता चलता तो बड़ा शॉक मिलता। क्या पता सास आपके घर आती, आपकी होने वाली सास, और आपके साथ सुपरफिशली बड़ा अच्छा रवैया रखती, जो कि होता है नॉर्मली। चंद दिनों के लिए एक्टिंग कर लेना तो क्या मुश्किल है, सही है। तो वो करके और फिर कहती कि बस एक दफ़ा ये घर आ जाए फिर इसको असल रंग दिखाऊंगी। तो आपको पहले ही पता चल गया, यू हैव टाइम टू थिंक एंड प्लान, सही है। तो अब प्लान करके जाइए। और अब जो चैलेंजेस हैं लाइफ में, तो आप ये सोच के सुबह उठा करें कि आज 24 घंटे का दिन है, 12 घंटे का दिन है, उसमें कम से कम 5 प्रॉब्लम्स आएंगी और उन 5 प्रॉब्लम्स को मैंने हल करना है, ठीक है। लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज लाइक दिस, ऑलराइट। सो पहले ही सुबह से माइंड सेट बनाइए। ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं ना, बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा आपको ले जाते हैं पॉजिटिविटी में, और उसको हम कहते हैं एज अ साइकोलॉजिस्ट, हम कहते हैं टॉक्सिक पॉजिटिविटी। टॉक्सिक पॉजिटिविटी का मतलब है सुबह सुबह एफर्मेशंस देना शुरू कर दे, आज सब ठीक होगा, आज कुछ नहीं होगा, मैं बेस्ट परफॉर्म करूँगा। अरे भाई, आपके 5 जुमले कहने से क्या हो जाएगा? गलत नहीं होने वाला। आज 5 चीजें गलत होने ही वाली हैं। आप एफर्मेशन ये दीजिए। भाई, आपकी सुबह मेड नहीं आ रही तो पहली तो वहीं से शुरू हो गई। आपने अंडा तोड़ा, अंडा खराब निकल आया, वही आपका गलत दूध हो गई। उबल के गिर गया, ठीक है। तो आप ये कहें कि मुझे प्रॉब्लम्स आएंगी, मैं उनका हल निकालूं। बिल्कुल, ये एफर्मेशन दीजिए अपने आप। जी, फेस करने के साथ साथ उसका हल निकाल। देखिए, तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। जब मुझे कोई भोली भाली बेवकूफ़ सी लड़की मिले तो मुझे समझ आ जाता है कि इसका कोई कसूर नहीं है, इसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई, इसीलिए इसके अंदर विजडम डेवलप नहीं हुई, ठीक है। प्रॉब्लम आती है और माँ बाप आगे नहीं आ जाते कि लाओ लाओ मैं हल कर दूँ, तो बच्ची के अंदर कोई विजडम नहीं आता, सही। अब फ़र्ज़ कीजिए आपको जल्दी निकलना है, आप तो ऑफिस गोइंग गर्ल है, तो आप कितनी चीज़ों को अरेंज करके और टाइम मैनेज करके निकलती होगी, है ना। तो आपको ऑलरेडी प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है, ठीक है। तो और इसके अलावा कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती हैं, कुछ नहीं होती। एक बड़े से चार्ट पेपर पे 2 सर्कल्स बनाइए, थिंग्स इन माई कंट्रोल, थिंग्स नॉट इन माई कंट्रोल, और एक छोटा सा गोल दायरा और बना लीजिए कि थिंग्स इन माई पार्शियल कंट्रोल। तो थिंग्स इन माई कंट्रोल इज़ माई मूड। मेरा मूड मेरे हाथ में है। मेरा मूड कोई आपके एयर कंडीशन का रिमोट नहीं है कि किसी और के हाथ में। लोग कहते हैं इतनी अच्छी मैं सुबह उठी थी, मुझे फलां बात कह दी, मेरा तो मूड खराब हो गया। अच्छा, वो तो आपके अपने कंट्रोल। इसका मतलब है कि आप तो ऑटो मोड में, आप तो अपने कंट्रोल में ही नहीं। आपने ये किसी तो और आप को पावर खतरनाक दे दी है। ये तो आप खतरनाक है कि आपके इतने ज़्यादा ट्रिगर्स हैं कि लोग ऐसे ऐसे करके चले कि कहीं आपकी दुम पे पाँव ना आ जाए, आपके किसी ट्रिगर पे वो पाँव ना रख दे। तो ऐसा थोड़ी है। या तो आप अपने सारे ट्रिगर्स की लिस्ट बना के उसको साथ साथ लिए फिरिए कि ये मेरे ट्रिगर्स हैं, ठीक। तो अगर आपके ट्रिगर्स जो हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप खुद के भी कंट्रोल में नहीं। जी, आप बहुत खतरे में। इसका मतलब है कि आपको पता है। देखिए, आपको फ़र्ज़ कीजिए कि पता है कि ये आपका ट्रिगर है कि अगर कोई कहे कि तुम्हारा रंग गोरा नहीं है, ठीक है भाई, इसको फेस करें आप। अच्छा, रंग गोरा नहीं है, ये मेरा ट्रिगर है, तो ये मेरा क्यों ट्रिगर है? फलां ने क्यों कह दिया मुझे ऐसा? फलां ने कह दिया, कोई बात नहीं, उसको मेरी बाकी स्किल्स नहीं पता, ठीक है। एक गोरा बंदा भी तो ये सुनता है बेचारा कि फीका शलजम, फीका शलजम है, रंग बड़ा गोरा है और स्किल तो कोई भी नहीं है, या नकूश ऐसा मोटी है या सफेद है हमारे। ऐसा नहीं है कि गोरे बंदे को कुछ नहीं नहीं, गोरे बंदे को उतना ही बुली किया जाता है जितना सांवले बंदे को किया जाता है। गोरे को उससे भी ज़्यादा किया जाता है। सिर्फ गोरा ही गोरा है, आंधा जांदा कुछ नहीं। अच्छा, वैसे मुझे निदा ऐसे लगता है कि अब इस स्टेज पर आकर, इस टाइम पीरियड में आकर इस तरह की गुफ्तगू, ये बातें हम ज़्यादा सुन रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी हम कंसर्न है, ये अभी कंसर्न नहीं है जी। तो बात सारी ये है कि आप
कौन सी गुफ्तगू कब सुनना चाहते हैं। होती ये मेरे ख्याल में हमारी नानी दादी के ज़माने में भी वही बातें होती थी। उस ज़माने में भी ये सुना जाता था, उफ बहुत महंगाई हो गई है। हमारी अम्मा के ज़माने में तो हम कहते थे इस ज़माने में कौन सी महंगाई, लेकिन उनको उस वक्त आज से 40 साल पहले भी वही चीज़ें फेस करना पड़ती थी जो हमें आज करना पड़ती है। लेकिन हमारी थिंकिंग ट्रेवल नहीं करती उस टाइम पीरियड के साथ साथ। तो इसलिए हर दौर में, हर रिश्ते में, हर घर में मुश्किलात हैं। हम बाज़ घरों में जाते हैं, हमें हमेशा वो घर रोशन नज़र आते हैं, लाइटें जल रही। अच्छा दूर ना जाएं, मैं अपने घर में भी देखती हूँ, मेहमानों ने आना तो मेरा तो वो नवासा भी कहता है कि मैं वो कर दूँ, माहौल बना दूँ। एक लफ्ज़ है उसका, माहौल बना दूँ। वो ये लाइट ऑन की, ये लैंप ऑन किया, ये कर दी, अच्छा ये कैंडल्स ऑन करनी है, नानो इधर कौन सी खुशबू लगानी है, नानो टीवी ऑन करना है या नहीं करना। तो वो एक माहौल बन जाता है, आने वाले को लगता है वाह इस घर में कैसे मुझे वेलकम किया गया, या इस घर में कितना रोशन और पॉजिटिविटी है। और वही चीज़ें जो हैं वो आप वैसे किसी घर में चले जाएं आप अचानक, क्योंकि जो कि अब इजाज़त नहीं है किसी के भी घर में बग़ैर इत्तला के जाने की। वो कहते हैं अंदर से कि घर पर ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने माहौल नहीं बनाया हुआ, टाइम नहीं है ना लोगों के पास। तो हर चीज़ को अब प्रिटेंड भी किया जाता है, लेकिन प्रिटेंड भी वही लोग करते हैं जिनमें सेंस है। जिनमें नहीं है वो बैठे रहेंगे, हाँ लाइट नहीं थी, हाँ या आज वो किचन में गैस थी तो उसकी स्मेल आ गई, वो बैठे रहेंगे। तो ये सारी हर दौर में समझ बूझ और वो टाइम जो है ना वो आपको गुजार कर ही, वहाँ से गुजर कर ही यहाँ तक आना आपके पड़ता कहने का मकसद ये कि हर रिश्ते पर काम करना पड़ता और है, हमेशा करना पड़ता है। ऐसा नहीं शादी हो गई बस छोड़ दिया, प्लेट में रख के आपको कुछ भी नहीं मिलता। एक छोटी सी बात ऐड करती हूँ, आपकी बातों से याद आ गया। हेल्दी बाउंड्रीज एक वर्ड होता है, हम यूज़ करते हैं। हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करें शुरू से, ठीक है। फ़र्ज़ कीजिए कि आपके चेहरे के बारे में या ऐसी चीज़ें जो मेरे कंट्रोल में नहीं है उनके बारे में कोई कुछ कह रहा है, तो जवाब देने के बजाय साइलेंट हो जाए। साइलेंट इज़ समटाइम्स द बेस्ट ट्रीटमेंट। मतलब साइलेंट ऐसे नहीं कि उसको पता चले कि ऐसे नहीं, तो बस बात उसने कर दी, आपने सुनी अनसुनी करके जो चाय बना रही है वही बनाते रहे, वो अगला पावरलेस हो जाएगा कि और मैं इसको क्या कहूँ, मैंने कह तो दिया, इसने जवाब ही नहीं दिया, ठीक है। तो ये एक टैक्टिक है जिसमें लड़ाई कभी नहीं होगी आपकी, और वो सब दीवार से सर कौन मारेगा, अगला पावरलेस हो जाएगा कि मैं अब क्या कहूँ इसको, ठीक है। और दूसरा ये है कि बाउंड्रीज ये होती हैं कि आप किसी के कमरे में जाने लगी हैं या किसी का कोई चीज़ इस्तेमाल करने लगी है, बिल्कुल, तो आप पहले दरवाज़ा नॉक करें, मैं अंदर आ जाऊँ। जब आप खुद क्रिएट करेंगी तो वो भी आपके साथ यही क्रिएट करेंगे, ठीक है। फिर आप किसी की कोई ज़रा सी चीज़ पड़ी है, फॉर एग्जांपल हम जल्दी से कई दफ़ा किसी का स्लीपर पहन जाते हैं, तब भी पूछ के आंटी मैं आपका स्लीपर पहन जाऊँ उधर तक जाने, तो वो कहेंगी कि अच्छा ये पूछती है तो मैं भी पूछ के इसकी चीज़ इस्तेमाल करूँ, ठीक है। तो बाउंड्रीज आपने खुद क्रिएट करनी है, मगर हेल्दी बाउंड्रीज, ठीक। ये नहीं कि इतनी बड़ी वॉल बना ली कि कोई आप तक पहुंच ही नहीं सकता, फिर तो इकट्ठे रहने का फ़ायदा ही नहीं। तो इकट्ठे रहने के कुछ गुर हैं जी, गुर जो अगर इनको पता है पहले से कि ये वहाँ पे इनको ये प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगी, तो उन चैलेंजेस के लिए अपने आप को तैयार करें। और मज़े की बात, इनको प्रॉब्लम्स पहले ही पता चल गई। और दूसरी बात ये है कि ना हर इंसान को पूरा जहां नहीं मिलता, नहीं, अब उनको उनका मनपसंद जीवन साथी मिला है, उसके साथ वो पैकेज है कि एक नाराज नंद और माँ है। ये हमारे माशरे का अमूमी रवैया है। कभी कभार बहुत अच्छे ससुराल वाले होते हैं, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड से डेवलप ही नहीं हो पा रही होती शादी से पहले, उनको आप वो इनसिक्योरिटी होती है। और ऐसा भी होता है निदा कि आप उस पर थोड़ा सा अगर काम करते हैं, आपको हर रिश्ते पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। बहुत सारे लोग नेगेटिव कर भी रहे होते हैं, अच्छा ऑफिस में लड़की पसंद कर ली, इतनी अच्छी लड़की हमने दिखाई दी, तो वो क्योंकि अभी आपके साथ कांटेक्ट में इतना ज़्यादा नहीं आया पर, तो आप कुछ पॉजिटिव स्टेप्स ले सकते हैं कि आपकी सास की बर्थडे आ रही है, मदर्स डे आ रहा है, कुछ भी, आप सबको खुश नहीं रख सकते, ये भी एक बात जहन में रखें, लेकिन कोशिश ज़रूर करें। कुछ फॉर्मेलिटीज होता है, हाँ वो पूरी करें, उससे लड़के के जहन में भी एक बहुत अच्छा सॉफ्ट इमेज आपका बिल्ड होता है। अगर आप ये कहेंगे आपकी अम्मी आई थी, उन्होंने तो मुंह बनाया हुआ था, उन्होंने तो कहा था कि अच्छा जी मुझे गोरी बहू मिल रही थी, तो वो
कुछ दिन आपकी बात ज़रूर सुनेगा, लेकिन जब आप शादी होके चले जाते हैं तो कहता है भाई तुम्हारे लिए मैंने इतनी पहले मुश्किलात सह ली हैं, अम्मी को नाराज़ किया, अब अम्मी को खुश करना और तुम्हारा एक काम है। स्टेज पे एक स्टेज कुछ पे भी कहें, वो है तो लड़के की माँ। माँ। वो लड़के की माँ है, अगर आप उससे अब उसकी माँ की बुराई आप करेंगे तो बराबरी आप भी नहीं कर खलने सकते। लगेगी उससे। हाँ। आप उसको बुरी लगने लगेंगी एक स्टेज के बाद कि जब देखो मेरी माँ की बुराई उनकी करती सारी रहती बातें है। आपको सच लगने लगती हैं। वो एक लॉबी वाली नौबत नहीं आने दें। आप अपने हिस्से का काम करें। शादी के कुछ साल मुश्किल होते हैं जैसे हमेशा कहा जाता है, लेकिन आप दोनों चीज़ों को अगर कोशिश करेंगी, आपको कभी ये लगता है कि भाई कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, तब भी नौशीन वाली बात क्या वो नौबत नहीं आने दें कि कोई आपके एरिया में आपकी बाउंड्रीज़ को जो है वो क्रॉस कर रहा है और वो कह के अच्छा जी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने आज चाय बनाई किचन में। आप नॉर्मली इजाज़त लेके जाएं कि अच्छा जी, बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की कोशिश नहीं करें लोगों में, क्योंकि आप जा रहे हैं और उनके आप मसालों के डब्बे ना बदलें। उनके मसालों के डब्बे ना मसाले बदलें। के डब्बों की जगह ना बदलें। तो वो चीज़ें हो जाती हैं। ऐसा नहीं एक है छोटा सा क्योंकि- ब्रेक ले रही हूँ मैं, सॉरी आपको बात No आपकी problem. बात को कट करके। तुम्हें मेरे ख्याल से हम चारों की तरफ से तुम्हें पता चल गया होगा कि अब आगे तुम्हें करना करना क्या है, है, इंशाल्लाह। समझदार हो तुम। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जी आज है एक ट्रेनिंग सेशन छोटा सा, जो कि हर लड़की की शादी से पहले उसको एक ट्रेनिंग सेशन लेना चाहिए। वो खाना पकाना सीखती है, वो ड्राइविंग सीखती है, छोटी मोटी ऐसी चीज़ें पूरी तैयारी के साथ जाती है, लेकिन एक्चुअल तैयारी नहीं करती। एक्चुअल तैयारी यही है, क्योंकि वही वाली बात, इतनी फैंटेसी के साथ वो जाएगी वहाँ और उसको कुछ समझ भी नहीं होगी, तो उसको एकदम उन्हें शीशा टूटता है कि रिच्चियाँ हो जाए। अगर वो पहले से ही कुछ ट्रेनिंग कुछ इस तरह की तो टिप्स लेके जाए। ट्रेंड कौन करेगा? माँ। और अगर माँ माँ भी को अगर पता ही नहीं है, अगर माँ train भी नहीं ऐसी आता होगी, train करना। माँ भी ऐसी होगी तो ट्रेंड कौन करेगा फिर? देखिए, मुआशरे में तीन एक तिकोन बनती है और मुआशरा पूरा हम लेके चलते हैं, ओन करते हैं। टीचर्स, पेरेंट्स और बच्चा खुद। ठीक है, खुद भी उसके अंदर एक मोटिवेशन होती है, सीखूं। कुछ बच्चे होते हैं क्लास में टीचर लिखाना शुरू ही करती है कि देखो 3+3 ये होता है, तो बच्चे इतनी तवज्जो से सुन रहे होते हैं और सीखते हैं। कुछ बच्चों को सिखाना पड़ता है, जगाना पड़ता है। ठीक है, इसी तरह इंसान चौक है। मार मार के। इसी तरह इंसान है, कुछ इंसान हर चीज़ सीखना चाहते हैं। मैं गाड़ी चलाना सीख लूँ, अम्मी आप क्या बना रही हैं, मैंने भी पकाना है। अच्छा, जूते कैसे पॉलिश करते हैं, और कुछ नहीं तो झाड़ू ले लेंगे, नौकर से कहेंगे मैं दूंगा कैसे झाड़ू देते हैं। ठीक है, उनको शौक होता है हर स्किल सीखने का। और कुछ लोग होते हैं जो नहीं सीखना चाहते। तो अम्मा है उनको ज़बरदस्ती सिखाती जी, हैं। तो बिल्कुल। तो अब फ़र्ज़ कीजिए कि वालदा में कमी रह गई, तो दादी सामने आ जाएंगी, नानी आ जाएंगी। अगर वो भी इनएक्टिव है तो फिर स्कूल का रोल है। ठीक, अब स्कूल में जो टीचर है, माँ तो कह सकती है ना मैंने कोई माँ बनने की ट्रेनिंग थोड़ी ली थी, सॉरी मैंने अब बच्चों के साथ मिसबिहेव कर दिया। टीचर ये नहीं कह सकती, टीचर ट्रेन होके आई है। ठीक, वो जो टीचर्स के 4 साल कोर्स हुआ करते थे, जिसको हम B.Ed कहते थे, या आप उसको एजुकेशन में ग्रेजुएशन अब कहते हैं, वो कितने ज़रूरी थे। उसमें बच्चों की नफ्सियात पढ़ाई जाती थी और छोटा छोटा बताया जाता था कि बच्चों को अगर ये मसाइल आ रहे हैं, अब साइकोलॉजिस्ट के भेज दें, रेफ़र कर दें। तो स्कूल से रेफरल्स आया करते थे बड़ी रेगुलरली, क्योंकि टीचर्स अवेयर थे। ठीक है, तो अगर हम आज भी ये सिस्टम बनाते हैं तो कुछ बातें टीचर पढ़ाती है, कुछ घर वाले पढ़ाते हैं और कुछ बच्चा खुद सीखता है। यहाँ पे एक रोल आ गया मीडिया का। अगर हम मीडिया को टीचर बना लेते और फ़र्ज़ कीजिए कि जैसे हमारे एक ज़माने में ड्रामे होते थे कि हमने उन ड्रामों में तसव्वुफ़ सीखा, हमने उस ड्रामे से सीखा कि आपकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम आने वाली है उसको कैसे फेस करना है। उस ड्रामे में मुझे बजिया के ड्रामे याद आ रहे हैं, जी, और PTV के जी ड्रामे याद आ रहे हैं कि वो किस तरह से बच्चियों को कहती थी, बातों ही बातों में एक दादी पानदान लिए बैठी हैं और अपना वो भी लगी हुई हैं और 7 बच्चियों को कह रही हैं अरे यूँ मत कर लेना। एक लड़की ने कहा मैं तो जॉब करूँगी, तो उसने कहा तुम बेशक करना, मगर जब घर आओगी अपना पर्स रख के खाना भी बनाना पड़ेगा। तो वो मुझे बड़े मज़े की बात लगी कि गूगल की एक कोई बड़ी हाई फाई ऑफिसर थी, उनका इंटरव्यू था,
उन्होंने कहा मुझे आप ये मत समझें कि मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं जैसे ही घर जाऊँगी मैं फ़ौरन दाल भिगोऊंगी, खाना बनाऊंगी। तो वो इतना हंसा इंटरव्यू वाला, वो कोई वेस्टर्न बंदा था। उसने कहा अच्छा आप यूँ करेंगी? कहती बिल्कुल, मैं जब दरवाजे में एंटर होंगी तो मैं एक बीवी होंगी, मैं जब दरवाजे में अपने घर में एंटर होंगी तो मैं एक माँ होंगी। तो उसने कहा ये कैसे? तो उसने कहा इसलिए कि फिर मेरे बच्चों को माँ कहाँ से मिलेगी, मेरे शौहर को बीवी कहाँ से मिलेगी, दफ्तर वालों को तो मिल गई, एडमिन बेहतरीन, तो घर वालों को कहाँ मिलेगी। सही। तो एक्चुअली जो बहुत अच्छा एडमिन हो उसको फिर बहुत अच्छी माँ भी होना चाहिए। जब वो एक रोल अच्छा कर सकती है तो दूसरा क्यों नहीं, है ना। तो छोटे छोटे कोर्सेज बच्चों को, जैसे एक ज़माने में होम इकोनॉमिक्स होता था, तो मैरिटल प्री मैरिटल कोर्सेज हमें करिकुलम में ऐड करने होंगे, ठीक है, या उनके वर्कशॉप्स इंडक्ट करा दें। वर्कशॉप्स इंडक्ट कराएं ताकि बच्चों को पता चले। फॉर एग्जांपल 16-17 इयर्स के बच्चे हैं, ए लेवल्स के हैं, एक तो बच्चों को इंटाइटल्ड नहीं फील करना चाहिए। आजकल बच्चे इंटाइटल्ड बहुत है कि हमें तो सब पता है, अब मम्मी बस चुप कर जाए, हम अभी गूगल पे देख लेते हैं, ठीक। अच्छा, बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, सही है। आपको नहीं पता, हम गूगल पे देख लेते हैं, गूगल से देख। अभी इनको ये मालूम नहीं है कि कितनी गलत इन्फॉर्मेशन भी वहाँ मौजूद है, ठीक है। बहुत गलत इन्फॉर्मेशन है, ख़ास तौर पे मेडिकल फील्ड की, जिसके बारे में पढ़ के लोगों को सोमैटिक एंजाइटी हो गई है। दूसरे, उनको बॉडी डिस्मॉर्फिक प्रॉब्लम्स हो गई हैं क्योंकि वो अपनी बॉडी को ही नापते तोलते रह जाते हैं। हाँ, नाक थोड़ा सा उतना सुतवा नहीं है जितना होना चाहिए, ठीक। फलां चीज़ वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, पंखड़ी जैसे होंठ नहीं, तो वो जी एक्चुअली बहुत बैलेंस में भी ब्यूटी खत्म हो जाती है। यस, परफेक्शनिस्ट जब आप बनने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मैं नेक्स्ट उसकी तरफ चलती हूँ। आप कौन सवाल करेगा? थोड़ा सा जोर से बोलो। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अक्सर है। अच्छा। मेरी शादी जो है ना खानदान में हो रही है, हमारे यहाँ बरादरी में शादी होती है। अच्छा। फुप्पो के घर मेरी शादी हो रही है अब्बू के कहने पर। अच्छा। अब्बू की ख्वाहिश तो पूरी हो गई, लेकिन फुप्पो हमेशा से बहुत ज़्यादा नफासत पसंद है। उनको ये था कि अम्मा इतनी फूहड़ हैं, इतनी उम्र बीत गई, इतने साल हो गए, लेकिन आज भी वो कहती हैं ये चीज़ अच्छी नहीं है, अम्मा खाना अच्छा नहीं बनाती, तुम कैसे करोगी, तुम कैसे हमारे घर में एडजस्ट कर पाओगी। तो बस यही कॉम्प्लिकेशंस हैं कि अम्मा को आज तक अम्मा दिल नहीं जीत पाई उनका, इतने सालों बाद भी उनको परेशानी रहती है हर चीज़ से। तो मैं कैसे मैनेज कर पाऊँगी उनके घर में। उनका बेटा चले अच्छी बात है कि वो बहुत अच्छा है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत वेल एजुकेटेड है, लेकिन फिर भी अम्मा है, बहनें हैं, हर कोई होता है घर में। शादी ख़ानदान से होती है, ख़ानदान को भी बैलेंस करना पड़ता है, सबको करना पड़ता है। आपको तो इनसे भी ज़्यादा पता है क्योंकि वो खानदान है। जी, अपने वो हैं जो पहले बरादरी पिछली वाले, बैठी थी उनसे भी ज़्यादा पता है। बरादरी वाले हैं तो बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, जब भी जाती हैं कोई ना कोई मसला उनके साथ रहता है, ये चीज़ अच्छी नहीं थी, ये चीज़ अच्छी नहीं थी, हर चीज़ में उनको परेशानी होती। अच्छा, ये मसला जो है ना वही नंद भावज वाला है पहले, क्योंकि इनकी अम्मी है भाभी और इनकी अब होने वाली सास जो हैं वो हैं नंद, इनकी पुप्पी है, फुप्पी हैं, और इनकी अम्मी की है वो नंद। अगर वो खाला होती तो वो बहुत अच्छी होती, ठीक है। सास बनने के बाद कुछ गारंटी मैं कोई कह रही गारंटी हूँ नहीं खाला रहती। भी सास ही बनती है, एक रोल पूरा कंप्लीट है वो। तो बेटा ये तो प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि आपकी अम्मी आपके जहन में डाल रही हैं। अगर आपकी अम्मी आपके जहन में ये डालें कि अब वो तुम्हारी माँ होगी, मेरा रिलेशन पीछे रह गया, वो अब तुम्हारे शौहर की माँ होगी, उनकी इज्जत करना तुम्हारा फ़र्ज़ है और तुम्हें प्यार देना उनका फ़र्ज़ है, क्योंकि तुम उनके भाई की औलाद हो, ठीक है। हमारा रिलेशन रह गया पीछे। माँ बेटी तो बहुत क्लोज होती है, लेकिन तुम्हारी अम्मी के दिल में तो ग्रजेस होंगी ना, कि अगर वो तुम्हारी जो सास है उन्होंने कभी अच्छा नहीं उनके साथ बर्ताव किया होगा, तो उनके अंदर वो ग्रजेस हैं, दफन हुई भी। और वो पता है सबसे बुरी चीज़ जो मुझे फील होती है कि माएँ अपने ग्रजेस जो होते हैं ना ससुराल के साथ, वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन में मुंतकिल करते हैं। हाँ, जबकि इसमें किसका नुकसान है? आपकी जनरेशन जो है ना बट के रह जाती है, बेटे का नहीं, बेटा बेटी दोनों, नहीं, आपके बच्चे बट के रह जाते हैं, क्योंकि बच्चों का खून है वो, और बच्चों को किसी स्टेज पर, लेकिन फिर बच्चे फिर दूर हो जाते हैं, क्योंकि माँओं की जो तरबियत है ना
वो सबसे पहले आती है। अब वो माओ पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो तरबियत में ननियाल ददियाल को बैलेंस कर पा रही हैं या नहीं। ये एक नेमत है कि अगर आपकी बच्चे के पास ददियाल भी है और ननियाल भी है। आजकल लोग तड़पते हैं। आप यूरोप में देखें, यही तो है ना कुछ रिश्तों की। अब हमारे घर एक छोटे वाला आया हुआ है, अरसलान का बेटा। मैं कहती हूँ मेरी जो तड़प और खिंच है ना, मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। सादिया जो 8 दिन बाद आती थी, हर रोज़ शाम में आती है कि मुझे उसकी क्रेविंग हो रही है, हुज़ैफा की क्रेविंग हो रही है। उसका ननियाल सारा कराची में है और वो उसको मैं इधर से बताती हूँ। मैं आजकल तो देखती हूँ, अब तो हम भूल गए हैं ना हमने बच्चों को क्या खिलाया क्या नहीं। सादिया के बच्चे को मैं बताया करती थी तो मैं भूल गई, वो भी 9 साल हो गए। तो इसके लिए मैं देखती रहती हूँ उस पर इंस्टा पर, तो मुझे चीज़ें वीज़ें मिलती, तो मैं उसे अपनी बहू को फॉरवर्ड करती हूँ कि ये बना लो ये बना लो। अब वो दूसरे दिन मैं तो सरसरी भेजूँ, दूसरे दिन बताएगी मम्मी ये खिलाया, बड़े शौक से खाया मम्मी ये। तो मैं इतनी खुश होती हूँ कि वो मेरे मुताबिक खिला रही है, खिला रही है। दूर भी बैठी हैं, मैं तो दूर भी आपको बैठी थोड़ी हूँ, तस्कीन भी मिलती है कि मेरा भी कुछ शमूलियत है। हाँ मेरा रोल है। हाँ। तो दादी दादा फुफ्फी चचा नाना नानी खालाएं, वो बड़े बैलेंस रिश्ते हैं। आपको करना पड़ता है वरना कुछ नहीं होगा। हम लोग तो सास ससुर 15 साल 20 साल बाद चले जाएंगे, किसकी पर्सनैलिटी डैमेज होगी? बच्चों को पहचान नहीं रहेगी ना रिश्तों की। तो जहाँ रिश्तों की पहचान नहीं है ना, मुझे लगता है वहाँ ज़ीरो है। आपको पता है मेरे नज़दीक जो रिश्ते हैं ना वो सबसे अहम है, और उन रिश्तों में मेरी हाउस हेल्प भी आ जाती है। मेरे लिए वो भी बड़ी अजीज़ है, बहन भाई अजीज़ हैं, बच्चे अजीज़ हैं, सबके लिए अजीज़ हैं। तो ये माओ की जो जिम्मेदारी है ना, वो हमारी जिम्मेदारी आज भी ख़त्म नहीं हो रही, लेकिन उसको पॉजिटिव वे में लेके जाना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपकी अम्मी गलत कर रही हैं जो आपके दिमाग में डाल रही हैं कि देखो उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, वो अब तुम्हारे साथ नहीं। उन्होंने अब आपको आगे भेज रही हैं, तो उनको आपको इस तरह की ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए। दुआओं के साथ और बेस्ट विशेस और पॉजिटिविटी आपके दिमाग में डालनी चाहिए। दूसरा अगर वो तो आपकी पुप्पो हैं, अगर आप किसी भी घर जाती तो हर किसी घर का एक रख रखाव होता है, अपने तो आपको थोड़ा ढालना पड़ता है क्योंकि आप वहाँ जा रही होती है। और वैसे भी कहते हैं ना फुफ्फी भतीजी एक जात। फुफ्फी को आपसे होगी मोहब्बत, क्योंकि अम्मा तो उनका कोई ब्लड रिलेशन नहीं था, और आप जाते भी ये कह सकते हैं कि भाई आप मुझे सिखाएं कि आप किस तरह पकाती हैं, आप मुझे बताएं। आपको पता होता है वो किससे खुश होते हैं, किससे नाराज़ होते हैं, क्या चीज़ें, वो बल्कि ज़्यादा आसान हो जाता है आपके लिए अपने ख़ानदान के लोगों से। लेकिन एक बात और भी तो होती है कि वो पुप्पी जो है वो भी तो चलते फिरते ताने देंगी, इसकी माँ की तरह का अम्मा पे, अम्मा जैसी कर रही हो अम्मा, तो फिर इसके दिल को बुरा तो लगेगा। एक्चुअली वो अपना कैथारसिस कर रही है, वो करती रहेंगी, एक दिन निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा। कब तक कोई करेगा? ठीक है, तो कुछ चीज़ों के लिए इनको अपने आप को एक टर्टल का शेल यूज करना पड़ेगा। देखिए अम्मा के लिए कोई बुरा कहे तो वो तो दिल पे लगती है जाके। देखिए उस पे बंदा के लिए एक बात है कि अगर कोई सच कहे तो बुरा लगेगा, अगर कोई गलत कहे तो क्या बुरा लगेगा? ठीक है, मैं आपसे ये कहूँ कि निदा आपके ब्लू कलर के बाल आप पे सूट नहीं कर रहे, तो आप ना आप खुश होंगी ना गमगीन होंगी, क्योंकि ये हकीकत ही नहीं। आप ऐसे ही हंस पड़ेंगी, आप ये देखिए। और अगर मैं कुछ और कहूँ, अभी मैं नहीं कहूँगी, तो आप कहेंगे अच्छा एकदम मैं भी आस्तीन चढ़ा लूँगी। ठीक है ना? तो ऐसी क्या चीज़ है जो सच है उनकी अम्मी के बारे में जो इनको बुरी लगती है? ठीक है, क्या पता ऐसा वाकई कुछ। तो जब कोई हमारी सच्चाई के ऊपर हमारे कुछ कहता है ना, तो बाज़ दफ़ा हमें ज़्यादा गुस्सा आता है। तो वहाँ पर हमारे लिए एक डेवलपमेंट का खुला होता है चैनल, वहाँ हमें पकड़ना चाहिए कि अब यहाँ पर ये मुझे फीडबैक मिला है, मैं इसको बेहतर कैसे बनाऊँ। ठीक, तो एक बात तो इनको ये पता चली कि देखिए किसी की अम्मी को बुरा भला कहें तो बहुत बुरा लगता है, तो मैं भी कभी ना कहूँ, ये तो पता चल गया ना। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये पता चली कि वहाँ पर जब ये जाएंगी तो इनके पास ऑलरेडी डेटा कलेक्टेड है।
ठीक है। जब डेटा कलेक्टेड हो तो रिसर्च कंप्लीट होती है। डेटा सब कलेक्टेड है इनका कि कौन कैसा है, ठीक है, आपके लिए तो आसानी है। सारा डेटा कलेक्टेड है। अब आपने क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ करनी है। देखिए साइकोलॉजी में एक टर्म होती है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है कि जब नोवल सिचुएशन आई है तो आपने प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करनी है। जो रोज़मर्रा की प्रॉब्लम्स हैं उनको तो हर किसी को मालूम है ना कि रोज़मर्रा की प्रॉब्लम्स कैसे हल करनी है, मगर जब एक नई प्रॉब्लम आ गई, आज तक किसी को आई ही नहीं थी, वो क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू आप हल करेंगे। मगर फ़र्ज़ कीजिए कि मैं ये कहूँ, क्या सास बहू का मसला नया है? नहीं। क्या लड़कियों को शादी होने के बाद घर में प्रॉब्लम होती है? जी। क्या सास को भी प्रॉब्लम होती है जब बहू आती है? ठीक है। क्या बेटे के ऊपर बर्डन आता है जब शादी हो जाती है? क्या लड़कियों को ज़्यादा काम करना पड़ता है जब शादी होती है? बिल्कुल। तो आपके ये सारे जो मस्बत जवाबात हैं ये बता रहे हैं कि ये नोवल प्रॉब्लम्स नहीं है। These problems have existed maybe since the Stone Age. जब इंसान केव में रहता था तो क्या पता ये प्रॉब्लम तब से हो, तब जो पहली कि तुम मेरी गार में क्यों घुस आए भाई। ये मेरी गार है, ये मेरा पत्थर था, ये मेरा इतना तीर अच्छा कमान। क्या है, अब आपने अपनी आस्तीनें चढ़ा के नहीं जाना। ये कि normal मेरे तो problems। दिमाग में जो चीजें आ गई हैं मैं अब इनको फेस अच्छा, करूंगी मैं जाके। अनयूजुअल प्रॉब्लम बताऊं सबा। अनयूजुअल प्रॉब्लम ये है जब मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। अब आपको पता नहीं चल रहा पुप्पी को क्या हो गया, सुबह इतनी अच्छी और शाम को इतनी बुरी। ये चीजें भी तो दोपहर को बिल्कुल हर एक के साथ कह रही है तुम ये खाओ, नौकरों को भी खिला रही हैं, और शाम को उन्हीं की पिटाई कर रही है। अब क्या हो रहा है भाई, आप पर्सनैलिटी समझ ही नहीं सकी। आप तो पर्सनैलिटी वो समझेंगी ना जो थोड़ी एक तरह से कंसिस्टेंट हो। जब कंसिस्टेंट ही नहीं है तो क्या है, फिर तो कोई मसला है। अच्छा, अब खुशी का मौका है तो एक बंदा आंसू बहा रहा है। अब बच्चे की सालगिरह हो रही है और पता चला सास रो रही है, और जब उनके पास गए तो पता चला जी मेरी तो कभी ऐसी सालगिरह नहीं हुई थी बचपन। सही कह रही है। अगर अब आप समझ जाएंगी कि सासों के भी बड़े issues हैं यहाँ भाई। अब मसला ये नहीं है कि सास को क्या है, अब बेचारी का मेंटल हेल्थ चेकअप कराएं, ठीक है। और इसमें कोई टैबू नहीं है, कोई टैबू नहीं। मेंटल हेल्थ चेकअप से क्या फ़र्क पड़ जाएगा मुझे? कभी कभी मैं यूं ही ब्लड टेस्ट नहीं करा लेती कि देख लूं कहाँ जा रहा है विटामिन डी। सही सास राजी में तो hemoglobin कराने को जी। ये बेचारी कैसे लेके जाएगी? नहीं तो देखिए, वो अगर सास नहीं हो रही ना, तो ये अब इतना बड़ा आपका फोरम है इस प्रोग्राम का, अगर इसके तहत मैं आपको ये कहूँ कि जो बंदा अपनी मेंटल हेल्थ पे नब्ज़ रखता है उसकी ठीक रहेगी, वो प्रिवेंट कर रहा है। जिसने नब्ज़ नहीं रखी हुई उसकी तो जब मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी, जब वो स्टेज 3 पे पहुंच जाएगा तब पता बट चलेगा। नौशीन हो तो सास क्या, बहू क्या, नन क्या, हम सबके लिए फिर सबके एडवाइस पे जा लिए रहे हैं। हम उस लम्हे का क्यों इंतजार करते हैं कि एक शख्स अपने कपड़े फाड़ दे और ऐलान करे। अपने बाल नोचे और दीवार में सर मारे, हाँ इसको कोई मसला है। नहीं, उससे पहले भी बहुत कुछ हुआ था, ठीक है। तो जो उससे पहले 5 साल से हो रहा था तब क्यों, अब जैसे सास रो रही है किसी की बर्थडे पे, अपने पोते की बर्थडे पे रो रही है, ठीक, तो अब हमारा फर्ज नहीं बनता कि अरे अम्मी जान जो आपकी बर्थडेज नहीं होती ले हम आज कराते, थोड़ा सा तो उसको सोलेस देना, बजाय कहने के लो जी बुढ़िया हो गई अभी तक बर्थडे याद आ रही है। नहीं, आप उसको बुढ़ापे में ही तो आती है जी। आप मेरी तो बर्थडे किसी को याद ना रहे तो मैं तो परेशान हो जाती हूँ। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पूछना चाह रही हूँ जो कि इस टॉपिक से हट कर है, कि जब अगर लड़के वाले आ रहे हैं, जो कि अभी भी एक ट्रेडिशन है हमारे कल्चर का, तो जो लड़की वाले हैं उनकी मयाना रवि हमें थोड़ा बता दें कि उन्होंने कितना करना है और कितना नहीं करना है। सो वो थोड़ा सा हमें गाइडलाइंस दीजिएगा। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो हमने ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आप लोगों से पूछा था कि एक तो जब ज़ाहिर है किसी के घर में पहली दफ़ा कुछ ऐसा होता है कि उनकी बेटी को देखने के लिए रिश्ते, ये एक ट्रेडिशन बना हुआ है कि घर देखने आ रहे हैं। सो उस वक्त पेरेंट्स को समझ नहीं आता कि कैसे, फिर एक दूसरे से पूछते हैं जिनकी पहले हुई भी होती है, सबसे मशवरे लेते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कोई एक बेसिक फार्मूला पूछूं कि कितनी तैयारी करनी चाहिए अगर लड़के वाले आ रहे हैं घर, और
कितना ओवर तैयारी नहीं करनी चाहिए, तो उसका क्या जवाब? अच्छा, सबसे पहले तो ये होता है कि आप उनसे ये पूछ लें कि आप कितने लोग लेके आ रहे हैं, क्योंकि उसके साथ भी काफ़ी सारे सरप्राइज अटैच होते हैं कि जो हमारी फुप्पी भी पहली दफ़ा में आ रही हैं, चच्ची भी आ रही हैं, और कभी कभी ये होता है कि वो कहते हैं हम लड़के को नहीं लेके आ रहे। लड़की वालों का ये होता है कि जी एक ही दफ़ा में आ जाएं, ताकि कभी फुप्पी को लेके आएंगे, कभी मोमानी को लेके आएंगे। तो लड़की वालों को एक तो ये पता होता है कि कितने लोगों के लिए उन्होंने बुलाया, अगर चाय का टाइम है तो चाय सर्व करनी है। बेसिकली ये होता है कि आपका वो सिर्फ चाय पीने नहीं आ रहे होते, बाज़ औक़ात चाय भी की भी ज़हमत वो कहते हैं कि नहीं करें, आपका घर तौर तरीका अतवार देख रहे होते हैं। वो एक दिन में ना आप चेंज कर सकते हैं ना अच्छा कर सकते हैं, वो तो सब कुछ वही है। हाँ, लेकिन अमूमी तौर पे ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों की तैयारी नहीं करें, उससे कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि आप आर्टिफिशियल है और बहुत ज़्यादा उनको किसी बोझ तले या उन पर कोई प्रेशर दे रहे हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि आप सादा पानी का ग्लास ला के रख दें, बाज़ औक़ात लोग बहुत अच्छी चीज़ें बेकरी से मंगवाई हुई होती हैं, बट लड़के वालों की जो मैंने 15 साल के एक्सपीरियंस में बातें सुनी है, उनका ये होता है कि घर की कोई चीज़ बनी हुई होती है। वो जो हमारी वाली बात होती है, अच्छा ठीक है छोले बना लिए, कबाब बने, कुछ भी कोई यानी कि एफर्ट हो, मोहब्बत, एक खुलूस। हो। पहले लोग ये कहते थे कि लड़कियां जो नहीं भी बनाती थी निदा, वो कहते थे हमारी बच्ची ने बनाया। अब वो कहते हैं हमारी बेटी बड़ी की तो फख्र आदत से ही नहीं है बताते हैं। किचन में जाने की। अब ज़्यादा फ़ख्र की बात ये समझी जाती है। तो आप बहुत ज़्यादा भी नहीं करें कि लोगों को ये लगे कि जी फर्स्ट टाइम में आप किसी को अचानक डिनर उसके साथ जो है करने के आए जी डिनर की तैयारी करते हैं, वो लड़के वालों को थोड़ा सा नेगेटिव ये लग रहा होता है कि जी अभी तो हमारी तरफ से कोई एग्जैक्टली इस किस्म की बात नहीं हुई है, कोई पॉजिटिविटी नहीं है। अब एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक फैमिली ने डिनर पे उनको इनवाइट किया, बहुत अच्छे से सारा कुछ हो गया। नेक्स्ट वो सोच के आए थे कि उन्होंने मना करना है, लेकिन उन्होंने कहा क्योंकि इन्होंने हमें डिनर पे बुलाया था और बहुत अच्छे से हो गया, तो हम भी इनको डिनर पे बुलाएंगे और बाद में कोई बहाना कर देंगे। अब दरमियान में कोई प्योरिटी तो है नहीं, मना भी आपने करना है, लेकिन सिर्फ उस एक डिनर का हिसाब बराबर करने के लिए आप उनको घर पे बुला रहे हैं। नॉर्मल रहिए, अच्छे से जो भी आपके घर की कोई भी एक चीज़ है, इवन अगर आप कोई जूस भी दे रहे हैं, कोई फ्रेश जूस दे रहे हैं, बस इतना ज़्यादा आपको वो होने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड टाइम पे आपको ये होता है कि वो भी पॉजिटिव होते हैं और आप भी कहते हैं कि ये बात आगे बढ़ रही है। मतलब आपके कहने का मकसद है बिल्कुल पोचा टेबल बिल्कुल भी डोर मैट ना बन जाए और ऐसे भी नहीं हो कि जी हम तो बिल्कुल एरोगेंट और इस तरह एटीट्यूड में। सेकंड थर्ड टाइम हम ये कहते हैं कि थर्ड टाइम आप बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल, मतलब बेसिकली ऐसे ट्रीट करें जैसे आप किसी मेहमान को ट्रीट करते हैं। अच्छे मेहमान जब आप को कोई आपके घर मेहमान आता है तो आप उसके साथ काइंड होते हैं, हम्बल होते हैं, लेकिन उसके पैरों में नहीं बैठे। नहीं। सो लड़की वाले सेकंड टाइम पे आप ये होता है कि अच्छा जी वो एक पसंदीदगी के साथ आए आपके पास, या आप उनके घर जा रहे हैं तो आप कोई मिठाई लेके चले जाते हैं या कोई केक लेके चले जाते हैं। थर्ड टाइम में आपको कंफर्म होता है कि जी ये 100% पॉजिटिव है, तो आप डिनर की तरफ तब जाते हैं। या फोर्थ टाइम में ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट टाइम से आप उनको प्रेशराइज कर दें। ये सजेशन होती है मेरी तरफ से। सही, ठीक है। अच्छा एक मुझे बात बताएं, ये जो पुराने ज़माने में चाय का एक रिवाज था, लड़की को देखने जा रहे हैं तो चाय लेके आ रही है। मुझे अच्छे से याद है, मेरी खालाओं के भी रिश्ते हो रहे थे, तो मेरे शऊर में है कि मेरी खालाएं भी जो है वो चाय ट्रे में लेकर आई थी या ट्रॉली लेकर आई थी। तो उसका क्या पीछे बैकग्राउंड क्या था? मतलब देखिए जो हमारी रस्में होती हैं, कल्चर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। एक साइकोलॉजिस्ट था वाइगॉट्स्की, उसने कहा कि इंसान को उसकी कल्चर के पस मंजर के बगैर। अच्छा एक मिनट, मैं आपको दूसरा माइक दूं, आपका माइक बंद हो गया और आपकी बातें इंपॉर्टेंट है हमारे बहुत लिए, तो इसलिए मैं दूसरा माइक जल्दी भाग के दे दो मुझे माइक, इससे पहले कि मेरा शोर रुके। हाँ बिल्कुल, कभी कभार सेल वीक हो जाते हैं तो वो पता ही नहीं चलता। ये करीब रखिए। शुक्रिया। ये देखिए बेटा, एक प्रॉब्लम आई और इन्होंने सॉल्व किया। हाँ थोड़ा सा करीब रखें। तो इस प्रॉब्लम सॉल्व करना एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो देखिए ये जो हमारी कल्चरल चीज़ें होती हैं ना, इसमें अगर हम इंसान को कल्चर के पस मंज़र में ना देखें तो हमने इंसान को देखा ही नहीं। ठीक है, वो अपने कल्चर का एक पार्ट है। बिल्कुल। तो हम एक चीज़ होती है जिसको हम साइकोलॉजी में कहते हैं आई हैंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, बैलेंसिंग प्रॉपर्टीज़ और आपकी डेक्सटेरिटी और आपका बैलेंस, ये कितना अच्छा है। यानी क्या बच्ची के मसल्स सही काम कर रहे हैं,
नानियाँ दादियाँ तो यहाँ तक देखती थी कि आगे ये बच्ची शादी होके आएगी, इसके नन्ना सा बच्चा पैदा होगा, बच्चे को उठा पाएगी संभाल के या गिरा देगी, ठीक है। अब एक चाय की ट्रे नहीं उठा रही तो बच्चा क्या उठाएगी? वेरी गुड। तो आई हैंड कोऑर्डिनेशन देखी जाती थी कि बच्ची जो है उसने ट्रे उठाई, चाय बैलेंस सही है कि नहीं? उसकी चाय छलकाए बगैर उसने चाय डाली, चम्मच उसके सही से हाथ नहीं आवाज़ कांप नहीं रहे, आई। उसके Yes. कुछ नहीं हो रहा, उसका कॉन्फिडेंस नजर आ गया। और दूसरे ये पता चल गया कि क्या आज पहले दिन चाय बनाती है या बनाती चली आ रही है, तो मसला क्या है उसको, ठीक। अब आपको मैं कोई टीवी शो दे दूं और 2 मिनट पहले टॉपिक बताऊं, आपके लाओ माइक पकड़ाओ, मसला क्या है, ठीक है, क्योंकि आप करती चली आ रही हैं। किसी और बच्ची को बिठाएं, वो कहेगी मुझसे तो नहीं होगा, मैं पहले प्रिपेयर करूं। तो इसी तरह ये जो सब चीज़ें हैं, ये वो चीज़ें हैं जो मैं आपसे कह रही थी कि माँ को, दादी को, नानी को पालने में देखनी है बच्चे को, ठीक, कि बच्चा जो है वो खिलौना पकड़ रहा है हाथ से या नहीं, या यूं ढीला ढीला पकड़ रहा है। अगर ढीला ढीला पकड़ रहा है, 1 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, पेंसिल सही नहीं पकड़ रहा, हमारे यहाँ क्या है, अरे पेंसिल को क्या करना, टाइपिंग कर लेगा, आजकल तो नई नई चीज़ें हैं, अरे इससे ऊपर नहीं हो रहा गाड़ी का शीशा, कोई बात नहीं, अब तो ऑटोमेटिक गाड़ियाँ आ गई। आपने बच्चे को काहिल करते करते उसके मसल्स ख़राब कर दिए, ठीक है। अब मसल्स ख़राब हो चुके हैं, अब फ़र्ज़ कीजिए वो बच्ची है और उसके मसल्स ख़राब हो चुके हैं, तो अब रिश्ते वाले आए तो वो चाहे कोई देख के पता कर लेंगे कि बच्ची के मसल्स ठीक नहीं है। वो कोई लेकिन अब तो आपकी ये होता ही नहीं। जी, मगर कई घरों में होता है, वो बहुत अब हो नौबत सकता है नहीं कि, आने देते, उस सही कह रही जगह हैं, पे ना, क्लब्स में मगर मिल लेते अच्छा हैं। कुछ तो होगा ना, बच्ची एक्चुअली तो देखिए पकड़ा- उस वक्त जी। नर्वसनेस भी होती है, हाँ, वो उससे भी। कुदरती तौर पर। जी। आजकल की अच्छा, लड़कियां आज नहीं होती मैं आपको nervous बताऊं, वैसे। थोड़ी सी हम एक नर्वसनेस, सर्टेन क्लास को क्यों केटर करें? नहीं, हम देखिए, हर क्लास निदा, में मैं निदा हर थोड़ी सी क्लास में deal नर्वसनेस तो करती हूँ। अच्छी है। हाँ, थोड़ी सी नर्वसनेस या थोड़ा सा अगर वो शर्माएगी या ज़रा सा कुछ छलकाएगी तो इसका मतलब है कि बच्ची को ज़रा सी एंग्जाइटी है, जो होनी भी चाहिए। अभी अगर तो कोई 20 रिश्ते उसके आ चुके हैं और वो माहिर हो चुकी है, आपको वो भी नहीं चाहिए, वो भी एक अलग बात है, ठीक। तो बेसिकली ये चीज़ें इस तरह हैं कि आप देख रहे होते हैं कि मेरे बेटे से ये कितनी करीब तर है, ठीक है। और आप देखिए पेयरिंग किसको कहते हैं, पेयरिंग मिलती जुलती चीज़ को कहते हैं ना। तो इनका भी जो काम है बेसिकली, HR वाले क्या करते हैं, HR वाले इंटरव्यूज़ करते हैं कि नहीं करते। तो आप मुझे बताइए कि रिश्ता देखने के लिए लड़के के घर जाना या लड़की के घर जाना क्या बुरा है। HR वाले इंटरव्यू करके रखते हैं या नहीं अच्छी पोस्ट पे। हाँ, अच्छी पोस्ट ना हो तो कहते हैं अखबार में इश्तेहार दे दो, जो आ जाए रख लो, ठीक है। अच्छी पोस्ट होती है तो इंटरव्यूज एक नहीं होते, 6 होते फिर आप हैं। वो जो filter कह रही है करते कि हैं। 3 दफ़ा जाएं, बेशक जाएं। और इस बात पे ना लड़कियों को इतराज़ होना चाहिए, ना उसके वालिदैन को हवा बनाना चाहिए। बच्ची को बता दें कि बेटा देखो, एक ज़माने में स्वयंवर भी तो रचाया जाता था, ठीक है, स्वयंवर रचाया जाता था और लड़के के लिए 100 लड़कियां खड़ी होती थी, लड़की के लिए 100 लड़के खड़े होते थे, उसमें से आप चूज़ कर लेते जो करीब तरीन होता है। आप अगर लड़की के लिए बेहतरीन रिश्ता तय कर लेंगे, अब लड़की आपकी जो है फ़र्ज़ कीजिए उसकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स अच्छी नहीं है या अच्छी हैं, दोनों सूरतें हो सकती हैं। अब लड़का बड़ा देसी सा है, कमाता बहुत अच्छा है, मगर अब आप कहेंगे कि नहीं, यहाँ नहीं चलेगी, चाहे लाखों कमा रहा है, हमारी बेटी यहाँ नहीं चल सकेगी, कुछ अरसे के बाद मिसफिट हो जाएगी। दिमाग नहीं मिलते, दिमाग नहीं गुफ्तगू क्या मिलता। करेंगे आपस तो में। आपने लड़के को आइसोलेशन में नहीं देखना। लड़की बहुत खूबसूरत है तो भाई कोशिश कीजिए उसके मुताबिक लड़का लाइए, ठीक है, करीब करीब तो हो। अब आप क्यों ऐसा पेयर बनाना चाह रहे हैं, लेकिन हमने- अलिफ नून का पेयर क्यों बनाना चाह रहे हैं? लेकिन हमने बहुत, मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, मैंने इतने घर ऐसे देखे हैं जहाँ पर हूर के साथ लंगूर लंगूर होता है, लेकिन जिंदगियाँ बड़ी बहुत अच्छी खूबसूरत गुजरी। गुजरी। तो देखिए फिर लंगूर के अंदर कोई क्वालिटीज यही तो बात है ना, माफ कीजिएगा, नहीं, बस बाकी मगर 3-4 मैं वही तो कह रही हूँ, क्वालिटीज होंगी, क्या दिखने पता- में क्या दिखने में पता- लंगूर, दिखने में लेकिन हो। उसमें जी। कितनी क्वालिटी। अब और ये क्या पता वो लड़की बहुत हूर हो, उसको कोई गुण ना हो, कोई उसके। गुण ना हो, ठीक है। ये भी होता है। ये सब क्योंकि तो facts इस हैं। तरह आप कुछ भी कहें, लोग जी। मुझे कुछ भी कहें इस वक्त, जी लेकिन खूबसूरती एक क्वालिटी है, एडिशनल जी, एक क्वालिटी क्वालिटी है, एक quality एडिशनल है। क्वालिटी एक है। भले रिश्ता उसका रिश्ता होने तक। हाँ मतलब रिश्ता होने तक, लेकिन नहीं रिश्ता उसके अलावा अच्छा, उसके अलावा Physical इसलिए appearance। इसलिए कि समझ बच्चे कुछ प्यारे time पैदा तक। होंगे। देखिए फिर फिजिकल इसलिए- अपीयरेंस एक क्वालिटी है, उस क्वालिटी के बाद
जब बाकी क्वालिटियाँ अनफोल्ड ना हो तो फिर आप कहते हैं कि चूंकि सिर्फ एक क्वालिटी है तो अब ये सिर्फ मॉडलिंग कर सकती है। ठीक है, बिल्कुल, फर्ज कीजिए उसके बीच में ना कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ना उसका एंगर मैनेजमेंट है, कुछ भी नहीं है, तो अब वो घर नहीं संभाल सकती। बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर करने दीजिए उसको, वो सिर्फ मॉडलिंग वो शोकेस में अब रखी देखिए हुई है, मैंने वो शोकेस कई में रख लेगी। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, मैंने कई रिश्ते ऐसे भी देखे कि जी चलें रिश्ता हो गया, जी सास या ससुराल वाले मिलने जा रहे हैं तो लड़की सोई हुई है और माँ कह रही है कि वो अब 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, वो कह रहे हैं जी वो आई नहीं, बुला दें। वो सो रही है, वो लेट सोई थी, मिसाल अब वो वो शादी करना अब वो नहीं 2 बज गए, जी। अब वो 2 बज क्लियर रहे हैं, मैसेज है ना आपकी, अब वो ये 2 कि बज ये रहे हैं। नॉन नहीं है। वर्बल मैसेज है कि हम नहीं करना चाहते। हाँ जी। नहीं, लेकिन ऐसा भी होता है, शादियां भी हो जाती हैं, फिर शादियां भी हो इन्हीं जाती हैं हालात में। हाँ, इन हालात में भी हो जाती हैं अच्छा, यही शादियां। सवाल, ये इनका बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। हाँ। मैं आपसे, क्योंकि आप एक्सपीरियंस्ड हैं, जाहिर है आप रिश्ते जुड़वाती हैं, तो क्या क्या सिनेरियोज होते हैं, क्या क्या चीज़ें, जैसे इन्होंने एक सिचुएशन का बताया, क्या क्या सिचुएशंस होती हैं? सबसे इस तरह? पहली सिचुएशन इधर ये होती है कि जब बच्ची आके बैठती है तो या तो वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होके बैठ जाती है, वो अपनी एंजाइटी अपनी वो छुपा रही होती है, एंशियसनेस के रिएक्शन वो। दूसरा क्या होता है कि बाज़ वक़्त बच्चियाँ क्या करती हैं, आजकल जो बहुत कॉमन है कि फ़ोन पे होती हैं, उससे आप एक क्लियर मैसेज दे रहे होते हैं कि दूसरा interested। इम्पॉर्टेंट भी नहीं है आपके लिए। तो वो एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि जी वो बच्ची फ़ोन पे थी और वो लड़का कहता है कि वो उठ के चला गया। हाँ, मेरे ऑफिस में एक मीटिंग थी, उठ के चला गया। सब समझे पता नहीं शायद स्मोक करने गया या कोई गैप लिया या क्या, वो समझ में नहीं आया। उसने मुझसे बोला कि शाजिया जी देखें, जो लड़की माँ बाप के सामने बैठ के मेरे माँ बाप की मौजूदगी में मुझे अभी इम्पोर्टेंस नहीं दे रही है, हाँ, बाद वो में कल क्या को देगी? जब बीवी बन के उसकी एक पोजीशन होगी तो वो तो उसने तो मुझे बिल्कुल ही साइड पे रखना है। तो ये सारी चीज़ें नोट कर रहे होते हैं। हम लड़के हैं, ऐसा नहीं है कि हमें चीज़ें नहीं पता होती। बहुत दफ़ा लोग ये देख रहे होते हैं निदा के अपने पेरेंट्स के साथ, लोग कहते हैं ना कि लड़की की माँ देखी जाती है, तो अपने पेरेंट्स के साथ जो इंटरेक्शन है या जो बिहेवियर है, आप कितने ज़्यादा, पहली मुलाकात में एग्जैक्टली तो खैर नहीं पता चलता कि आप कितने ओबीडियंट हैं या क्या, लेकिन वो एक ओवरऑल घर का माहौल या चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। लोग वो बहुत ज़्यादा नोट कर रहे होते हैं। बाज़ अगर लड़के की जो भाभी है, लेट सपोज अगर हम इस पे बात कर लें, वो आती है, वो बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रही होती, कोई ना कोई टर्न्स कर रही होती, तो लोग कहते हैं कि पहली बहू इनसे खुश नहीं है या इन्होंने बहुत अच्छा रखा हुआ है, बच्ची को शिकायतें, तो हमारी बच्ची के लिए भी आगे मसाइल होंगे। तो बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। या कुछ लोग ये नोटिस करते हैं कि जी लड़के की बहनें अनमैरिड हैं, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होंगी, लड़का बहुत अटैच है, तो उनको ये नेगेटिव लगने लगता है कि जी हमारी बच्ची तो मतलब इनके यहाँ तो बहुत ज़्यादा लोगों का आना जाना है, बहुत ज़्यादा है। बहुत बाज़ लोगों को लगता है लड़की बहुत चुप है, फैमिली बड़ी है, हमारी तो बड़ी बच्ची फैमिली। बहुत कम लोगों में रही है, फैमिली कम है, तो हमें तो शोर की भी आदत नहीं है। तो जो बड़ी फैमिली से लोग होते हैं वो कहते हैं हम इस घर की बच्ची नहीं ला सकते। सही कहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें पता चल गया ये बच्ची के लिए भी सही नहीं है कि हम उसको एक माहौल का पूरा। कुछ बच्चियाँ होती हैं जो इकलौती होती हैं, लेकिन उनको बहुत शौक होता है कि बड़ी फैमिली हो, हमारे पास सारे रिश्ते हों, तो कि वो तो वो पता crave चल जाता करती रही है, हैं वो एक बबली सारी नेचर होती है, वो क्रेव कर रही होती है। और कुछ लोगों का ये होता है कि भाई हमारे घर में तो सन्नाटा होता है, और माँ बाप बातों बातों में ये बात बता भी देते हैं, जो कि मुझे लगता है कि सही है। आगे जाके प्रॉब्लम्स हो आप उसको एड्रेस कर लें कि हमारी बच्ची को ये चीज़ नहीं है। तो बहुत सारे लोग बहुत रिजर्व रहते हैं, और बहुत सारे लोग इतना रिजर्व होने में भी लड़के वाले इतने कीन ऑब्जर्वर होते हैं कि जो बात हमें भी नहीं पता होती वो आके बताते, आपने ये बात हमें नहीं बताई थी। ये तो हमें पता चल गया कि लड़की की खुद अपनी सास से जो वालदा की है कभी नहीं बनी, उनका कोई ददियाली मौजूद नहीं था, सिर्फ ननियाल का कंट्रोल है। तो लोगों के देखने के नज़रिए और परखने के अपने अपने ज़ाविये तरीके। देख रही थी उसमें, वो एक प्रोग्राम टीवी पे देख रही थी, तो उसमें उन्होंने कहा कि हमारी बच्ची का रिश्ता आया तो सास ने पूछा कि आप खुद ही गोरी हैं या क्रीम लगा के गोरी हुई हैं। Oh my God। बच्ची को समझ नहीं आया क्या जवाब दे, तो वो आगे से हंस पड़ी, कहने लगी कि देखिए आंटी, जैसे ये केक है, ये प्लेन केक भी हो सकता था, इस पे क्रीम। इतना उसने मज़े का जवाब दिया, कहती हम आपको प्लेन पाउंड केक भी खिला सकते थे, मगर हमने क्रीम लगा के खिलाया तो आपने शौक से खाया, तो अगर मैंने भी लगा ली तो क्या क्या हुआ, व्हाट्स अ बिग डील। अच्छी बात। क्यों?
वाओ, केक की मिसाल इंटेलिजेंट। दे दी जी। बिल्कुल, तो वो भी हंस पड़े और सब, यानी बाज़ दफ़ा ह्यूमर एक बहुत बड़ी कोपिंग स्ट्रेटजी है, स्किल है, जिसको हम आजकल यूज़ नहीं करते। नहीं करते, और ठीक है? पहले कितने होते कितना थे। करते थे। हाँ, अब लोग बुरा मान जाते इतनी हैं। सारी बातें बुशरा आपा जी। बातों बातों में ऐसे कह जाती कह हैं जाती है, हाँ। कि बुरा भी नहीं लगता और वो कह भी जाती है। हाँ। बिल्कुल। तो ये हर हुनर हर किसी के पास नहीं जी। होता। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज कुछ ऐसी सीख हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद किताबों में नहीं मिलती, और लेकिन अब उसके कोर्सेज हैं, ट्रेनिंग सेशंस हैं, आप करती हैं ना? जी। तो क्या होता है कि शादी से कुछ अरसे पहले आए हैं आपके पास, या क्या कोई ऐसा पैकेज होता है, या क्या होती है चीज़? देखिए, उस पे ये होता है कि एक दफ़ा एक कन्वेंशन लगा था, वेडिंग कन्वेंशन था। उसमें बड़ी एग्जीबिशंस थी, ब्राइडल ड्रेसेस की, और उसके बाद केटरर्स की। तो वहाँ मैंने अपना भी स्टॉल लगा लिया। मेरा एक सेंटर है, तो न्यूरो साइकोलॉजी सेंटर, मैंने उसका भी स्टॉल लगा लिया। अब वो सब कह रहे हैं कि भाई ये आपका क्या काम, वेडिंग उसमें। तो मैंने प्री मैरिटल थेरेपी के नाम से स्टॉल लगा लिया। और उसमें मैंने पैम्फलेट्स बनाए हुए थे, और मेन बातें थी जो सबके लिए ट्रू है, और कुछ बातें जो है वो जो है इंडिविजुअली टेलर्ड होती हैं। ठीक है, कुछ तो उसूल होते हैं ना कि तमाम लोगों ने यूँ करना है। अब जो हम बात कर रहे हैं वो असूली बात कर रहे हैं। जब बच्चियाँ अपना मसला बताती हैं तो हम इंडिविजुअली टेलर्ड उनको देते हैं। तो जब मैंने उनको अमूमी तौर पे बताया, 5-6 मदर्स इकट्ठी हो गई, हाथ में बंडल्स पकड़े हुए, गरारे पकड़े हुए, फलां चीज़। तो उन्होंने कहा आप क्या सिखा रही हैं? मैंने कहा असल चीज़ तो मैं सिखा रही हूँ। ये गरारा आपका एक दिन चलेगा, ये लहंगा एक दिन चलेगा, और लोग मेहमान आएंगे, खाना वाना खा के तारीफ तो कोई नहीं करके जाएगा, ज़्यादा होगा तो कहेंगे बहुत ज़्यादा बना लिया, पैसे फालतू खर्च कर रहे हैं, कम पड़ गया तो फिर तो सोचे ही नहीं कि लोगों के हाथ मौजू आ जाता है। तो मैंने कहा ये केटरर्स भी आपके काम नहीं आने वाले, और ड्रेसेस भी काम नहीं आने वाले। आपके काम आएंगे आपकी वो कोपिंग स्ट्रेटजीज़। जब आपने देखा कि शौहर नाराज़ है तो किस चीज़ से खुश होगा, या मेरा अपना मूड ऑफ है तो मैं कैसे अपना मूड ठीक करूं ताकि एनर्जी आ जाए घर में। ठीक है, या मैं ये नई जगह पर आई हूँ, कितना टाइम दूँ एडजस्टमेंट के लिए, या पहले ही कन्नी कतरा के चली जाऊँ। राइट। तो जब उनको इस तरह की बातें बताई तो मदर्स बहुत इंटरेस्टेड हो गई, और वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। तो अब अक्सर कुछ मदर्स बच्चियों के साथ आती हैं, पहले खुद अकेली आती हैं, और आके बताती हैं कि हमारी बेटी 20-21 ईयर्स की हो गई है, शादी ही नहीं करना चाहती। तो अब क्या करें? रिश्ते तो आते हैं, वो शादी नहीं करना चाह रही। तो फिर उससे पूछते हैं तो पता चलता है कि वो बच्ची की नॉन प्रैक्टिकल डिमांड्स है। ठीक है, परफेक्शनिस्ट डिमांड है। और फिर पता चलता है कि इस तरह इतनी परफेक्शनिस्ट तो उनको ना मिलेगी, ना बच्ची की कभी शादी होगी। ठीक, तो पहले बच्चों को बताया जाता है कि शादी की इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, ठीक है, निकाह सुन्नत है, निकाह फ़र्ज़ नहीं है, मगर हमारे मुआशरे में पार्टनरशिप की ज़रूरत है। आपको एक ट्रांजिशन की ज़रूरत है। ठीक है, एक घर में आप रह रहे हैं, उस घर में आपके भाई भी हैं, उनकी वाइफ्स जब आ गई तो आप समझे, और उनके बच्चे हो गए, तो घर को तो इनहेरिटेंस मिल गई। ठीक है, इनहेरिटेंस मिल गई, आपका एयर आ गया, आपका वारिस आ गया घर का। ठीक, अब वो बच्ची कहेगी मेरी क्या पोजीशन है इस घर में, और कभी कभी वो भी चाहेगी, क्योंकि हर गर्ल के अंदर जो है वो नरिशमेंट की, नर्चरिंग की ख्वाहिश होती है। आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से ये भी बता दूं कि कुछ बच्चियों में नहीं होती। ठीक है, ना उनकी इतनी इंटीमेट नीड्स होती हैं ड्यू टू हार्मोनल रीजंस। इंटीमेट नीड्स भी नहीं होती, दे डोंट वांट टू बी टच्ड। कुछ बच्चों को आपने देखा होगा, भाई मेरे करीब आके मत बैठे, जुड़ के मत बैठे, फासला रखें। तो उन बच्चों की ख्वाहिशात ही कम होती हैं। तो उनको अगर वो पढ़ना चाह रही हैं तो कभी भी बुरे अंदाज से मत कहें कि उनके घर तो बच्ची बैठी है, 30 साल की हो गई, शादी नहीं हुई। कोई बात नहीं, बहुत सी वजूहात हो सकती। क्या पता उस बच्ची का दिल ही ना हो शादी करके। ठीक, और ये भी तो मुमकिन है कि उसने अपने घर में माँ बाप का माहौल ऐसा देखा हो, डर जाते वो हैं चाहे बच्चे कि बहुत मैं तो ज़्यादा। नहीं शादी करूँगी। अच्छा, वो फियर्स वाली बात आ गई। जी, वो वाली। फियर्स वाली बात आ गई। वो तो देखिए, अल्लाह चाहे आप जैसे लोग भी मुआशरे में मौजूद हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं, वो तो हम फियर्स निकाल सकते हैं उसके, है ना। मगर यहाँ मैं ये कह रही हूँ कि बच्ची के अंदर बायोलॉजिकली
अर्ज ही नहीं है। तो फिर वो किसी के घर जाके क्यों और उसकी दूसरे भी की लाइफ भी और लाइफ बिल्कुल खराब इसी कर रहे तरह हैं। लड़कों में से भी बहुत लड़कों के अंदर भी नहीं हो ठीक है। तो जब नहीं है, पहली बात तो किसी को शादी के लिए मजबूर बिल्कुल नहीं करें। मोटिवेट करें, समझाएं। हाँ। अदरवाइज बहुत बड़े बड़े लोग गुजरे हैं जिन्होंने बड़ी किताबें लिखी हैं, बहुत रिसर्चेस की हैं, शादी वो नहीं सही है अपनी ज़िंदगी हाँ, में, ठीक है। अगर वो मुआशरे में बिगाड़ पैदा नहीं कर, अगर बिगाड़ भी पैदा कर रहे हैं और शादी भी नहीं करना चाह रहे, तब उनको क्वेश्चन कीजिए कि भाई ये अब क्या हो रहा है, बहुत आपको प्यारी शादी की जरूरत है। बहुत अच्छी ठीक है। बात। अब अगर मगर वो बेचारे बिगाड़ भी नहीं पैदा कर रहे और वो आइसोलेटेड हैं। ऑटिज्म आजकल बहुत ज़्यादा है। ऑटिज्म जिन बच्चों को होता है वो जब बड़े होते हैं तो उसके साथ ही बड़े होंगे ना, तो ऑटिज्म वाले अपना एक स्पेस चाहते और भी बना हैं लेते और अपना जो है वो उनको ज़्यादा अच्छी फ्रेंडशिप भी नहीं कर सकते। बाज़ बच्चे बहुत अच्छी कर लेते हैं जिनकी बचपन में अच्छी ट्रेनिंग हो गई, ठीक है। इसी तरह और भी बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो बच्चे नहीं करना चाहते शादी, वो एक अलग कैटेगरी हो गई। अब दूसरी कैटेगरी पे हम आते हैं तो हम पेरेंट्स को भी यही समझाते हैं कि ज़बरदस्ती नहीं फोर्स नहीं करें। अच्छा, फिर कुछ बच्चियां होती हैं वो 2-3 सेशंस में, हाँ आंटी ये तो हमने सोचा ही नहीं कि हम तो ग्रो भी कर सकते हैं हमारी पर्सनालिटी शादी के बाद, ठीक है। फ़र्ज़ कीजिए आपकी शादी हो गई, आप पाकिस्तान में हैं, आप किसी और मुल्क में चले गए, बच्ची ने वहाँ जाके अपना कोई एग्ज़ाम दिया, वो वाकई ग्रो कर गई प्रोफेशनली भी और इंडिविजुअली भी। तो शादी नाम है इकट्ठे ग्रो करने का, ठीक है। आपकी वैल्यूज़ थोड़ी थोड़ी सेम हो, उसके बाद आपकी कमिटमेंट हो, आपकी लॉयल्टी हो। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ अ मैरिज, यू ग्रो टुगेदर। फर्स्ट, अच्छा अब वो लड़की कहे मैं तो दफ्तर में काम नहीं करती, हाउ डू आई ग्रो? अरे भाई, अगर आज पहले दिन आप खाना ऐसा बनाती थी तो 10 साल बाद आपको बहुत अच्छा नहीं बनाना चाहिए और बाएं हाथ से बना लेना चाहिए, यानी आपको मुश्किल ही नहीं पड़नी चाहिए, बिकॉज यू आर ग्रोइंग, आपकी ग्रोथ हो रही है। पहले दिन आपने चाय बनाई, आपको समझ ही नहीं आ रहा, आज आप 100 लोगों की दावत कर रही हैं, तो ग्रोथ तो हो रही है। ग्रोथ कैसे होगी? अगर उसका हस्बैंड कहेगा गुड जॉब, कोई छोटी मोटी गलती हो गई, खैर है, सही है, दावत बड़ी अच्छी थी मोस्टली, और वो भी कहेगी कि भाई तुम जो है वो इतनी मेहनत करके आ रहे हो, घर आ रहे हो, कोई बात नहीं, इस महीने अच्छा प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्या हुआ, इस साल अच्छा प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम सेविंग में। तो ग्रोइंग टुगेदर इज़ मैरिज, ठीक है। कुछ वाउज बड़े अच्छे हैं, हमारे तो बहुत ही अच्छे हैं, मगर हमें अगर कहीं और से भी कोई अच्छी चीज़ मिल रही हो तो उसको लेने में भी कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। कहा जाता है कि चीन भी जाना पड़े इल्म सीखने तो चले जाओ। तो अगर हम वाउज देखें, फॉर बेटर और फॉर वर्स, इन सिकनेस एंड इन हेल्थ, आई विल रिमेन विद यू, ठीक है। शादीशुदा जोड़ों के ये भी वाउज होते हैं कि बीमारी हुई या ना हुई, सेहत हुई या बीमारी हुई, मैं तुम्हारे साथ, ठीक है। तुम्हारे पास दौलत हुई या ना हुई, मैं तुम्हारे साथ, ठीक। क्योंकि अप एंड डाउन्स तो आएंगे और उसके बाद ज़िंदगी कभी भी सिर्फ निकम्मे और नकारा आदमी की ज़िंदगी में कोई होप नहीं होती। जो मेहनत कर रहा है वो कहीं ना कहीं ज़रूर पहुंचता है। दोनों, मियाँ भी और बीवी, कोई भी हो सकता है, बीवियाँ भी होती हैं। तो इसलिए आप ना वो खुद ग्रो करती है ना हस्बैंड को ग्रो करने। अच्छा, पहले कमिटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कमिटमेंट इज़ वेरी अच्छा, पहले जो एज का डिफरेंस होता था इतना, तो उसमें आप कैसे एक साथ ग्रो कर सकते हैं? एज की डिफरेंस, क्योंकि आपका जहन, पहले कहते थे कि औरत जो है ना कम से कम 15 साल छोटी हो, ताकि उसको जैसे ढालना चाहे मर्द वैसे ढाल भी हो, ठीक है, उसे अपने मुताबिक ढाल सके। तो वो मर्द, और पहले देखे ना वो रिस्पेक्ट का लेवल इसलिए भी बहुत होता था कि वो मर्द बड़ा है। आजकल जो देखिए, पहले की हर चीज में लॉजिक है। क्लास का टाइम खत्म हो गया, शो का टाइम खत्म ना करें। अभी बच्चों में बहुत सारी, आपने चूंकि मुझसे ट्रेनिंग सेशन करवाया, सबा से भी करवाया, शाजिया से भी, अब मैं आपका टेस्ट भी लूँगी। अब प्रोग्राम खत्म होने के बाद, ठीक है, बाद में लूँगी। थैंक यू सो मच, आप तीनों का इतनी अच्छी बातें सीखने का मौका मिला। मैं कहती हूँ आप लोग मुझे पहले क्यों नहीं मिले, जिंदगी और प्यारी नेवर लेट, बच्चियों पे आप काम आएगा बिल्कुल इंशाल्लाह। तो वैसे इन्हीं की बात से मैं एंड करना चाहूँगी, इट्स नेवर लेट। अगर ये सब चीज़ें अगर आप अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए डाल सकती हैं तो डालें इसमें, और फिर मुझे बताइएगा कि आपको आज का प्रोग्राम कैसा। और वो जो हमने पढ़ा हुआ है ना कि इंसान एक मुआशरती हैवान है, सोशल एनिमल है,
उसको देखते हुए ना अपनी ज़िंदगी गुजारें। बिल्कुल। और एक और एक दूसरे के बगैर कुछ नहीं है। बिल्कुल, टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। यस यस, बी होपफुल। बिल्कुल। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अच्छा गुजरे आपका दिन, ये है मेरी दुआ। सुबह जो आई है तेरी पलकें चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के, यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो, हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है।